सो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग का रहने वाला लेक्चर नंबर 15 एंड द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस सेकेंड वीक। तो आज हम लोग का सेकेंड वीक कंप्लीट होगा बिकॉज आप लोगों ने बोला था सर 2 दिन का ब्रेक दो, तो चलो सैटरडे संडे का ब्रेक। और उस संडे के ब्रेक में हम लोग क्या करने वाले, मैंने आपको पहले ही बता दिया। संडे के ब्रेक को हम करंट अफेयर्स के लिए यूटिलाइज़ करने वाले हैं और हम लोग स्टार्ट करेंगे पुराने करंट अफेयर्स से, पुराने ही, क्योंकि ज़्यादातर एसएससी पूछता है, ताकि हम लोग एकदम ज़ीरो, मतलब ऐसा ना हो कि यहाँ के अभी से कर रहे हैं, पीछे वाले छूटे पड़े हैं, आगे वाले जो एकदम रीसेंट है वो आएंगे नहीं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग जहाँ से आने के चांसेस ज़्यादा हैं वहाँ से हम लोग चीज़ें स्टार्ट करने वाले हैं करंट अफेयर्स के लिए। संडे को लेक्चर मिलेगा, कल आप लोग का ब्रेक है। आप सारी चीज़ों को आप सिंक्रनाइज़ करिए, आप चीज़ों को रिवाइज़ करिए, चीज़ों का रिवीजन तो पैरेलली चलना चाहिए। बाकी जो आप लोगों का टेलीग्राम ग्रुप क्रिएटेड है जहाँ पे आप डिस्कशन वगैरह कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी आई थिंक आपके जो एडमिन्स है वो क्विजेस करवा रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। और बाकी मुझे पता है आप लोगों को टाइम लग रहा है, कुछ लोगों को काफ़ी टाइम लग रहा है, वो डिपेंड करता है आप जीके आपने कितनी पहले पढ़ी कितनी नहीं पढ़ी। लेकिन हाँ, मैं बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कमेंट में कि सर क्या इसके अलावा कुछ पढ़ना पड़ेगा, तो बिल्कुल नहीं, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। व्हेन इट कम्स टू स्टैटिक कुछ भी आपको एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इसमें रेगुलर रहिए। और मुझे पता है कि वो मुझे, जैसे मैंने पहले बताया था, मैं वो नंबर ऑफ़ लाइक्स देखता हूँ कि भाई इतने लोग जो हैं रेगुलर हैं। और तकरीबन डेली में वही मैं देखता हूँ कि 24 घंटे में वही तकरीबन 500 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर हैं। और मैं इन 500 स्टूडेंट्स से कम्युनिकेट कर रहा हूँ कि भाई आप रिलीजियसली इन चीज़ों को फॉलो करो, आपको रिजल्ट्स दिखना स्टार्ट हो भी गए होंगे बहुत लोगों को। ठीक है, अब जैसे CDS का मैंने कल एक पेपर सॉल्व किया, तो मुझे पता है वो एकदम हलवा थे, वो बच्चों के क्वेश्चन थे, वो कक्षा 2 के बच्चे सॉल्व कर लेते, मतलब मैंने कमेंट देखे कुछ। ठीक है, काफ़ी लोगों ने तो कर लिए, लेकिन कुछ लोगों का होता है ना कि ये तो आसान क्वेश्चन है, तो CDS है। और कुछ स्टूडेंट के मैं कमेंट देख रहा था, ये तो ये पहला का पेपर है ना, तो उसी हिसाब से सर ने पढ़ाया होगा इसलिए कर दिया। 16 अप्रैल को है पेपर, अभी 16 अप्रैल को CDS का पेपर है, तो अगर उसमें देखना तो उसमें देख लेना। लेकिन ये जो पेसिमिस्ट वाली टेंडेंसी है, थोड़ा सा यहाँ पे कमेंट सेक्शन में अवॉइड करिए। ठीक है, ये मैं बस बोलना चाहूँगा, क्योंकि पता है मैं थोड़ा सा एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा आपके साथ कि कल जब मैं एक का दुक्का लोगों के कमेंट देख रहा था कि मतलब ये क्या, ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चंस हैं। पहली बात तो इतने भी आसान नहीं थे। ठीक है, वो CDS UPSC एग्ज़ाम लेता है, लेकिन कुछ लोगों का वो ईगो थोड़ा सा हर्ट हो जाता है ना कभी कभी। तो एक्चुअली थोड़ा सा इंसिडेंट मुझे याद आया, जब मैं एक बार क्रिकेट खेल रहा था। ठीक है, तो 2 बंदे खड़े हुए थे साइड में, है ना, तो एक काफ़ी आसान सा कैच मेरे पास है और मैंने ले लिया। ठीक है तो इन दोनों बंदों का डिस्कशन क्या था जो साइड में खड़े हुए थे। ठीक है, इन दोनों बंदों को डिस्कशन था क्या, इनका कैच तो आसान था, इनका कौन सा टफ था। एंड आई वाज लाइक कि क्या, तो फिर मेरे को कैच छोड़ देनी चाहिए थे क्या। हाँ, तो मतलब इसी तरह मैं क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ ताकि आप उन्हें अटेम्प्ट करो यार। ठीक है, अब वो आसान है टफ है वो तो अलग चीज़ है ना। ठीक है, आप कर पा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। बाकी इतना भी आसान क्वेश्चन नहीं था, जिन लोगों ने किया हुआ उन्हें पता है। बाकी आसान लगे तो अच्छी बात है। बाकी जिन लोगों को ये लग रहा है कि वो तो मैंने सारे पेपर देख के ही मैं तुम्हें करवा रहा हूँ और फिर मैं वो शेयर कर रहा हूँ क्वेश्चन, तो 16 अप्रैल को CDS को होगा। UPSC के एग्जामिनर्स के साथ तो मेरी सेटिंग होगी नहीं, है ना, तो वहाँ पर देख लेना। और बाकी मैं यही बोलूँगा, वही मैं जो 500 स्टूडेंट्स, वही नंबर ऑफ़ लाइक्स, मुझे व्यूज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि किसी ने कोई, बहुत सारे लोग हैं मुझे पता है, आते हैं चले जाते हैं कि यार ठीक है मज़ा नहीं आ रहा है, वो किसी के वो ठप्पे की वो लोग, कुछ लोग होते हैं ना कि ठप्पे की चाह में होते हैं कि जब कोई टॉपर आएगा बोलेगा कि हमने इससे पढ़ा था, परमार SSC से पढ़ा था काफ़ी, तब उन लोग अच्छा ठप्पा लगा दिया। तब खुद की समझ नहीं है कि भाई क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ बुरी है। मैं उन लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर रहा हूँ। जो स्टूडेंट इसको रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, आप फॉलो करते रहिए, यू विल नेवर रिग्रेट। और आप जो भी एग्ज़ाम में बैठेंगे आगे, आप वो खुद ही पता चल जाएगा वैल्यू क्या है लेक्चर्स की। बस आप चीज़ों को नोट्स बनाते रहिए, चीज़ों को रिवाइज़ करते रहिए। अपनी साइड से मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि मुझे पता है कि मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन मैं अपने साइड से बेस्ट दे रहा हूँ ताकि आपका बेस्ट निकल सके और जीके में आपको एटलीस्ट दिक्कत ना हो। ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। पहला क्वेश्चन है, जाट जाटेन इज़ द फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट। जाट जाटेन भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मणिपुर। अब बताइए। ये क्वेश्चन मैंने रैंडमली लिया है, ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ा रखा है इसलिए मैंने उस क्वेश्चन को ले लिया। ये भी CGL का ही क्वेश्चन आया हुआ, और ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अगर आप नोट्स खोल के देखेंगे तो उसमें आपको लिखा मिल जाएगा। अगर आपने चीज़ें रिवाइज की होंगी तो आपको याद आ जाएगा। जब मैंने आपको विदेशिया बताया था तो जाट जाटीन बताया था। विदेशिया कहाँ का है? वहीं का आपका जाट जाटीन भी है। विदेशिया है, और आपका एक झिझिया है। ठीक है, झिझिया है, और एक झरनी है, और एक आपका कजरी है। ये सब क्या है? ये सब हैं आपके बिहार के ऑप्शन नंबर 2। याद कैसे रख याद कैसे रख सकते हैं कि जाट जाटिन जी जो थे वो झरने में गए। ठीक है, वो विदेश के एक झरने में गए। ठीक है, और वहाँ से एक कजरी लेके आए।
ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। अब आप कभी भूलेंगे क्या? बिहार के एक जाट जाटिन थे, वो विदेश गए तो विदेश से विदेशिया, ठीक है, विदेश के एक झरने में गए तो झरनी और झिझिया एक तरह साउंड कर रहे हैं, और वो वहाँ से कजरी लेके आए। कजरी आई थिंक एक वो जो बर्फ़ी होती है ना, जिसको स्वीट डिश होती है, वो होती है कजरी, ठीक है। कहीं कहीं पे कजरी, कहीं कहीं पे अलग अलग नाम होते हैं, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, जाट जाटिन विदेशिया के झरने में गए और वहाँ से कजरी लेके आए, ख़त्म, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उनके हम देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ मणिपुर में, तो मणिपुर में यार दो याद रखना जो काफ़ी पूछे जाते हैं, एक तो है थांगटा, ठीक है, और एक है लाई हरोबा। लाई हरोबा है यहाँ का। रासलीला भी है, बट रासलीला मुझे पता आपके दिमाग में आएगा कि सर वो यूपी वगैरह में भी होता है। ये रासलीला एक बार उसमें पूछा था एसएससी के एग्ज़ाम में कि रासलीला हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है, तो हरियाणा के फरीदाबाद में मनाया जाता है रासलीला। तो ये डिफरेंट जगहों में मनाया जाता है रासलीला, तो मणिपुर में भी है, ठीक है। अच्छा, मणिपुर से और मुझे क्या याद आ रहा है, मणिपुर से पता है मुझे ज्योग्राफी का लोकटक लेक याद आ रहा है, जो कि फ्लोटिंग लेक है। और केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क यहीं पे लोकेटेड है। केबुल लैमजाओ जो हम चीज़ें देख चुके हैं, ये वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ठीक है। तो मणिपुर के रिगार्डिंग हमने ये चीज़ें देख ली। अभी यहाँ पे और क्या कौन ऑप्शन में था? ऑप्शन में था वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। तो उड़ीसा का पहले देख लेते हैं। उड़ीसा का ओडिसी तो सबको पता ही होगा, तो वो बताने की ज़रूरत है नहीं मुझे, ठीक है। उड़ीसा का ओडिसी होगा। और क्या क्या है जो इम्पोर्टेंट है? गोतीपुआ है, ठीक है, और दलखई है, ठीक है। क्या है? दलखई। छऊ भी यहीं का है, बिहार और उड़ीसा ईस्टर्न इंडिया में मनाया जाता है। और डंडा नाटा है, ठीक है, डंडा नाटा, ये सब कहाँ के हैं? ये सब उड़ीसा के हैं। तो ऐसे आप इसको याद रखो कि पुआ खाऊ छो, ठीक है। आप किसी से पूछ रहे हो पुआ खाऊ छो, छो से हो गया छऊ, छऊ का मनाया जाता है उड़ीसा में, तो पुआ और खाऊ यानी कि गोती पुआ और दाल खाई, ठीक है, वो भी कहाँ के हो जाएंगे? आपके उड़ीसा के। या फिर इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि दाल और पुआ खाई, ठीक है, पुआ और दाल खाई, ठीक है, पुआ और दाल खाई नाटू ने छऊ में, ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं। आप फिर इसके बाद कभी भूलेंगे, क्योंकि आपको ऐसे रिलेट करके याद करना पड़ेगा, बिकॉज इतनी सारी चीज़ें हैं। फोक डांसेस हैं, फोक फेस्टिवल्स हैं, ठीक है, इसके बाद एक्सपोनेंट्स हैं, घराना है, ठीक है, ना जाने कितनी सारी चीज़ें हैं। तो आप रिलेट करके चीज़ें याद नहीं रखेंगे तो चीज़ें आप भूलते जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप देखो ज्योग्राफी है, पॉलिटी, यहाँ पे तो हम चीज़ें समझेंगे तब हमें चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी। यहाँ पे चीज़ें समझने से ज़्यादा है कि रिलेट करके, अपनी पर्सनल लाइफ से कुछ रिलेट करके या फिर कोई निमोनिक बना के इन चीज़ों का हमें यूज़ करना होगा, ठीक है। वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल में आपको याद रखना है ब्रीटा, और ब्रीटा के अलावा एक होता है कीर्तन डांस, यहाँ पे कीर्तन डांस, और एक याद रखना है गंभीर। तो गंभीर तो मैं बड़े आसानी से याद हो सकता है, कैसे? गौतम गंभीर जो है पहले केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स के कैप्टन हुआ करते थे, अभी तो लखनऊ सुपर जायंट्स के कोच हैं, है ना। तो वेस्ट बंगाल मतलब कोलकाता एक तरह से, है ना। तो गंभीर तो हमें याद हो गया, गंभीरा करके बोलते हैं वहाँ पे। ब्रीटा और कीर्तन डांस ये आपको याद करना है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और कुछ नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। विच आर द टू मोस्ट एसेंशियल राइट्स टू अ डेमोक्रेसी? लोकतंत्र के दो सबसे आवश्यक अधिकार कौन से हैं? अब मैं आपको बस इतना बोलूँगा, ऑप्शन चूज़ करते वक्त आप खुद की लाइफ से रिलेट करो, या फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि मैं आपको ये, एक फ्रीडम का राइट है, एक प्रिवेंटिव डिटेंशन का राइट है, एक इक्वालिटी का राइट है, एक एक्सप्लॉयटेशन का राइट है, ठीक है, वही सब हैं। अब इनमें से इन चारों राइट्स में आपको दो राइट चुन लो जो तुम्हें चाहिए ही चाहिए। सबसे पहले तुम इनमें से दो राइट्स कौन से उठाओगे अपने खुद के लिए? आज़ादी, समानता, प्रिवेंटिव डिटेंशन। आपको अगर याद हो प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, तो ये हमारा आर्टिकल नंबर 22 अनुच्छेद 22 में कल ही बताए थे और पहले भी देखे थे। दो तरह के डिटेंशन हैं, प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव। यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन वो होता है जब आपको इस उम्मीद में धर लिया जाता है, आपका डिटेंशन कर लिया जाता है कि आप, हो सकता है कि कुछ सोसाइटी के लिए खतरा हो सकते थे, आप कुछ क्राइम कमिट कर सकते थे, किया नहीं है, अगर कर देते तो दैट वुड हैव बीन सेड टू एज प्यूनिटिव डिटेंशन, लेकिन आप कर सकते थे, उस संदेह में आपको धर लिया गया, दैट इज़ प्रिवेंटिव। और एक्सप्लॉयटेशन होता है, एक्सप्लॉयटेशन मतलब आप जानते हैं जो हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल नंबर 23 और 24 में। तो भाई मैं तो सबसे पहले समानता और आज़ादी चुनूंगा, ठीक है। तो ये हमारे दो सबसे प्राइमरी राइट्स होते हैं, इक्वालिटी और फ्रीडम। इक्वालिटी हमें किस में मिलता है? वैसे तो इक्वालिटी बात करें, राइट टू इक्वालिटी अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है, और फ्रीडम की अगर बात करें तो 19 से लेके हमारा कहाँ तक है? 19 से लेके ये हमारा 19 से लेके ये हमारा 22 तक है, ठीक है। लेकिन
स्पेसिफिकली बात करें 14 किसकी बात करता है, राइट टू इक्वालिटी एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ बोलते हैं उसको, ठीक है। 15 हमने कल भी देखा था कि राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, जैसे कि इसमें ये है कि पब्लिक वेल, जो पब्लिक प्लेसेस हैं, होटल, पब्लिक जैसे आपका टैंक्स हो गए, बाथिंग हट्स हो गए, ठीक है, रेस्टोरेंट हो गए, तो इनको यूज़ करने से आपको मना नहीं किया जा सकता है। 16 बात करता है इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जो गवर्नमेंट सरकारी रोजगार होता है उसमें सभी को समानता होगी। 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात करता है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। 18 टाइटल अबॉलिश करने की बात करता है। 19 से 22 में फ्रीडम दिए हुए हैं, जल्दी से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। 19 में आपके 6 अधिकार दिए हुए हैं, 6 राइट्स दिए हुए हैं, जैसे कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबल, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू मूवमेंट, राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, राइट टू डू एनी प्रोफेशन, कोई भी धंधा कर सकते हैं। लेकिन सभी जो राइट्स हैं दे कम विद सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि ऐसा नहीं है कि जो आपके अधिकार हैं वो एब्सोल्यूट है ना, आपके अधिकार जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, अनंत, कि उनमें कोई सीमा ही नहीं है। सीमा है, आपके अधिकार सिर्फ वहीं तक हैं जहाँ तक किसी दूसरे के अधिकार का हनन ना हो। 20 में क्या है हमारा, 20 में है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सर्टेन ऑफेंसेस। जब आपने क्राइम कर दिया उसके बाद आपके पास कुछ प्रोटेक्शंस होते हैं, जैसे कि आपको एक क्राइम के लिए 2 बार सज़ा नहीं मिल सकती है, जिसको बोलते हैं नो डबल जेओपार्डी, नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन, यानी कि आपको आपके खिलाफ ही गवाह नहीं बनाया जा सकता है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी कि उस समय जो लॉ कहता है उसी के हिसाब से आपको सज़ा मिलेगी। 21 हमारा राइट टू लाइफ है। 21A हमारा राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार है, प्राइमरी एजुकेशन 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए। और 22 बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, प्रिवेंटिव डिटेंशन और प्यूनिटिव डिटेंशन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। और एक्सप्लॉयटेशन आप जानते हैं, कल हमने डिस्कस किया था एक्सप्लॉयटेशन में, कि 23 बात करता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बेगारी यानी जबरन ऐसे मजदूरी, बंधुआ मजदूरी नहीं कराई जा सकती। और 24 जो है बच्चों के एम्प्लॉयमेंट को हजार्डस एक्टिविटीज़ में प्रोहिबिट करता है, जो खतरनाक काम होते हैं, जैसे कि आपकी माइंस होती हैं, ठीक है, जहाँ पे भी बच्चों को खतरा हो सकता है वहाँ पे। परचून की दुकान वगैरह में खतरा कोई नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे एम्प्लॉय किया जा सकता है, बट नॉन स्कूल आवर्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट इंक्लूडेड इन पंचनाद। आई थिंक इसके बारे में भी मैंने आपको बताया होगा जब मैंने इंडस रिवर सिस्टम पढ़ाया था, बिकॉज अगर मैंने सिर्फ एक रिवर के बारे में आपको कभी नहीं पढ़ाया है, खासकर इंडस, ब्रह्मपुत्र और गंगा, रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ाया है। और जब मैंने रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ाया था तो ये इस मैप के थ्रू मैंने आपको पढ़ाया होगा। और तब मैंने आपको बताया था कि जो सबसे पहले इंडस, सिंधु नदी के बारे में मैंने आपको बताया था। जो सिंधु नदी है वो निकलती कहाँ है, लेक मानसरोवर झील के पास में। ये हमारा एक ग्लेशियर है, जिस ग्लेशियर का नाम है भोखार चू ग्लेशियर या फिर भोखार चू हिमनद, वहाँ से निकलती है लद्दाख जम्मू कश्मीर से होते हुए। ये कहाँ पे आती है, सॉरी, लद्दाख से होते हुए कहाँ पे जाती है, पाकिस्तान। और पाकिस्तान की ये नेशनल रिवर भी है। और इसकी टोटल लंबाई याद रखिएगा, दैट इज़ 3180 जो है किलोमीटर है। लेकिन भारत में अगर इसकी लंबाई बात करें तो तकरीबन 800 किलोमीटर है। इसकी जो सहायक नदियां हैं 2 कैटेगरी में, किसी भी नदी की सहायक नदियों को 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक तो लेफ्ट बैंक और एक तो राइट बैंक। जो उसके लेफ्ट से और राइट से, जैसे इंडस का फ्लो इस तरफ है तो इसका लेफ्ट क्या होगा, नीचे वाली जो रिवर्स है, राइट क्या होगा, जो ऊपर वाली रिवर्स हैं वो इसका लेफ्ट और राइट होगा। इतना तो रीजनिंग के थ्रू आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो हमें पढ़ना होता है नीचे के, ऊपर वाली में क्या कुछ दिक्कत है पढ़ने में, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, उसका भी पूछ सकता है, लेकिन उसका उतना डीप में कुछ पूछता है ना। जैसे ये नदी है श्योक, इसी की एक सहायक नदी होती है, ट्रिब्यूटरी होती है नुब्रा, ठीक है। यहाँ नीचे से इसको एक और रिवर ज्वाइन करती है जस्कार, वो भी उतनी खास कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से एक रिवर इसको ज्वाइन करती है गिलगिट, तभी इसको हम गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन बोलते हैं, ठीक है। गिलगिट श्योक ऊपर से, और नीचे वाली तो आप जानते ही हैं ऑर्डर में, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज। झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास और सतलज। एक चीज़ याद रखना कि इन सभी, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, इन सभी को मिला के क्या बोलते हैं, रुको जरा, इन सभी को मिला के क्या बोलते हैं, ये जो 5 रिवर हैं इनको हम बोलते हैं पंचनाद, ठीक है। ये मैंने आपको बात बताई थी और वही क्वेश्चन पूछ रहा है। और ये जो पंचनाद हैं, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज, ये सभी जाके पाकिस्तान में इंडस से मिठानकोट नामक जगह में मिलती हैं। कहाँ पे, मिठानकोट में। थोड़ा डिस्कशन इन पे भी कर लेते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, 2 नदियों के बीच का जो एरिया होता है उसको दोआब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दोआब, ठीक है। जैसे कि झेलम और चेनाब छज दोआब बनाएंगे, मतलब कभी भी दोआब का नाम पूछ लेना तो इन्हीं नदियों के नाम पे ही वो पड़ता है, तो जो पहले आप प्रीफिक्सेस ले लो और उसका नाम बन जाएगा आपका, ठीक है। जैसे कि अगर हम ब्यास और रवि के बीच की बात करें तो क्या हो जाएगा, बारी बन जाएगा इसका,
क्या बन जाएगा, बारी। ठीक है, तो ऐसे करके डॉब का नाम पड़ता है। पंजाब, पंजाब का नाम पंजाब क्यों पड़ा, इन्हीं 5 रिवर्स की वजह से पड़ा। ठीक है, जो यहाँ पे 5 रिवर्स हैं। फिर यहाँ पे इनके एंशंट नेम के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे इंडस का एंशंट नेम क्या है, सिंधु। ठीक है, इंडस का सिंधु तो सभी जानते हैं। अच्छा बताओ, इंडस सिंधु नदी के किनारे कौन सी हड़प्पन साइट आपको देखने को मिलती है। बाकी भी आपको पता होना चाहिए, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो यहाँ पे मैं पहले तो एंशंट नेम बताऊंगा इनका, और इनका जो ओरिजिन है वो कहाँ से होता है ये भी पता होना चाहिए आपको। तो और वो जो हम पहले पढ़ चुके हैं चीज़, ठीक है, कि उनका ओरिजिन कहाँ से होता है। अब इसका मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने आपको पूरा इनके एंशंट नेम बताया कि नहीं, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ। झेलम का होता है वितास्ता। ठीक है, चेनाब का होता है आपका अस्किनी। रावी की अगर बात करें होता है परुसिनी। ब्यास की अगर बात करें होता है विपासा। ठीक है, और सतलज का होता है सुतुद्री। देखो, ऐसे सतलज, ऐसे सुतुद्री, ब्यास और बिपासा एक राइम सा कर रहा है, एक तरह का साउंड कर रहा है। ठीक है, होमोफोन टाइप है ना, तो ब्यास और बिपासा, ब्यास बिपास। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करें तो आर से आपका रावी और परुषनी, तो यहाँ पे आरपी कैसे करके आप रिलेट कर सकते हो। जैसे आरपी सिंह एक बॉलर था ना पहले इंडियन टीम में, तो आरपी करके। चेनाब है आपका अस्किनी, इसका भी कुछ अगर आप बना सकते हो तो बना लो। और झेलम का आपका वितास्ता। इनका ओरिजिन कहाँ से होता है, झेलम के बात करें तो वेरीनाग से इसका ओरिजिन होता है। चेनाब का होता है बारालाचला दर्रा से। कहाँ है बारालाचला दर्रा, किस स्टेट में, बारालाचला पास। रवि और ब्यास का दोनों का होता है रोहतांग दर्रे से। कहाँ से, रोहतांग पास से। ठीक है, और सतलज का बात करेंगे तो सतलज का वहीं इंडस के पास से ही होता है। मानसरोवर लेक से, मानसरोवर झील के पास में एक राकस लेक है। क्या है, राकस ताल है, वहीं से होता है। इस कहीं कहीं पे राक्षस होता है, कहीं पे राकस होता है, तो देख लो, उतना कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहीं से होता है, आप देख सकते हो इंडस के नीचे से ही सतलज निकल रही है। ये पूछ लेता है ये किस दर्रे से भारत में एंट्री करती है, तो याद रखना ये आपका जो सतलज नदी है दैट एंटर्स इन इंडिया थ्रू शिपकीला पास, जो कि कहाँ पे, हिमाचल में, और बारालाचला भी हिमाचल में है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे बारालाचला दर्रा है, यहाँ बारालाचला दर्रा है, और ये हिमाचल में है। यहाँ पे आपका रोहतांग दर्रा है, शिपकीला दर्रा है। जो रोहतांग है ना वो कुल्लू को मनाली से जोड़ता है। यहाँ मनाली है, यहाँ कुल्लू है, तो कुल्लू को मनाली से जोड़ रहा है, और यहाँ लेह है। तो जो बारालाचला है ना, बारालाचला वो मनाली को लेह से जोड़ता है। ठीक है, और शिपकीला भी आपका कहाँ पे, हिमाचल में है। आगे बढ़ते हैं, सारी चीज़ें हो गई हमारी, कुछ छूट तो नहीं रहा है, बाकी कुछ छूट तो नहीं रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें थोड़ा सा एक्स्ट्रा देख लेते हैं। जैसे कि जो झेलम नदी है, मैंने आपको बताया था कि सारी नदियाँ मियांडर्स बनाती हैं। मियांडर्स पढ़ चुके हैं ना अपने मैच्योर स्टेज में, लेकिन झेलम अपने यूथफुल स्टेज में जो है मियांडर्स बनाती है। ये चीज़ पढ़ी थी हमने। और हमने झेलम में वेरीनाग से निकलती है तो पढ़ लिया। झेलम में मैंने आपको 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स बताए थे, एक तो तुलबुल और एक किशन गंगा। तो ऐसे याद रख लो, किशन ने बुलबुल को झेलम में झेल दिया। ठीक है, ऐसे करके मतलब याद कर सकते हो। ठीक है, किशन गंगा और तुलबुल। चेनाब की बात करें, 3 याद रखना आपको चेनाब में, कौन कौन से, बगलीहार। ठीक है, बगलीहार, दुलहस्ती और सलाल। ठीक है, बगलीहार, दुलहस्ती और सलाल। आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर वॉज कालिदास, बस एक चीज़ और, कि सबसे लार्जेस्ट जो ट्रिब्यूटरी है ना वो चेनाब है। चेनाब इट इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर, लेकिन अगर लॉन्गेस्ट की बात कर लेगा तो सतलज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर वॉज कालिदास सम्मान इस्टेब्लिश्ड, तो जो कालिदास सम्मान है ये किस वर्ष इसकी स्थापना करी गई थी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। तो भाई 1984, 80 या फिर 78 या फिर 75। तो कालिदास जो सम्मान है इसका इस्टेब्लिशमेंट 1980 में हुआ था। मध्य प्रदेश की सरकार ये अवार्ड देता है, किस फील्ड में देता है, तो ये आर्ट फील्ड में देता है। आर्ट का मतलब क्या होता है, आर्ट का मतलब होता है इसी में आपका डांस आ जाता है, इसी में आपका थिएटर आ जाता है, इसी में आपका विजुअल आर्ट्स आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। 1980 में इस्टेब्लिश हुआ था। और इसके जो फर्स्ट रेसिपिएंट थे, यानी सबसे पहले किसको मिला था, तो याद रखिएगा श्रीनिवास अय्यर को मिला था। ये सबसे पहले श्रीनिवास अय्यर। इसी तरह अच्छा एक अवार्ड मेरे दिमाग में आ रहा है, दैट इज़ आपका जो कलिंग अवार्ड होता है। ठीक है, कलिंग अवार्ड। कोकोनट इज़ मेड ऑफ, नारियल की भूसी किस रूप तक की बनी होती है। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, देखिए कॉलन काइमा, पैरन काइमा, जाइलम, स्क्लेरन काइमा। तभी मैं बोल रहा हूँ आपसे हम लोग 25 क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, तो हस्क ऑफ कोकोनट किसका बना होता है, बहुत आसान क्वेश्चन है, हम लोग कर चुके हैं इसको। स्क्लेरन काइमा का बना होता है। जल्दी से टिश्यूज़ को रिवाइज करते हैं बहुत ही तेज़ी के स्पीड से। टिश्यू होते हैं क्या है, टिश्यूज़ होते हैं ग्रुप ऑफ सेल, इसकी स्टडी को बोलते हैं हिस्टोलॉजी।
अच्छा ये बताओ कि सेल थ्योरी किसने दिया था? हु गेव दी सेल थियरी? अब बाद में आपको बताऊंगा आखिर में टिश्यूज़ बताने के बाद। हिस्टोलॉजी बोलते हैं सेल की स्टडी को, साइटोलॉजी बोलते हैं। दो तरह के होते हैं प्लांट में। सब कुछ यहाँ पे मैं क्लियरली नहीं बनाने वाला हूँ, ठीक है, रिवीजन के पर्पज़ से बना रहा हूँ, जल्दी जल्दी रिवाइज करना है बस इसको, ठीक है। सब कुछ देख चुके हैं। प्लांट और एनिमल में हमें अभी यहाँ पे पढ़ने प्लांट वाले, क्योंकि ये बात कर रहा है प्लांट वाले में। तो प्लांट वाले में दो कैटेगरी होते हैं, तो होते हैं मेरिस्टेमेटिक और दूसरे होते हैं परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक वो होते हैं जिनमें सेल डिवीजन होता है, परमानेंट वो होते हैं जिनमें सेल डिवाइड करना बंद कर चुका है। तो जब बंद कर जाता है मेरिस्टेमेटिक वाले में तो बदल जाता है परमानेंट टिश्यू में थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के थ्रू बदल जाता है। मेरिस्टेमेटिक 3 तरह के होता है। कैसे याद करना है इसको? ये याद कर लो आप लाई से। लाई से याद रख लो, लाई। एल से हो जाएगा लेटरल, ए से हो जाएगा एपिकल, और आई से क्या हो जाएगा? इंटर कैलरी। एपिकल इंटर कैलरी से क्या बढ़ता है? इससे क्या बढ़ता है? इससे हाइट बढ़ती है। एपिकल एकदम टिप्स ऑफ रूट एंड शूट में होता है, टिप्स में होता है, और इंटर कैलरी बीच बीच में होता है। लेटरल से क्या बढ़ता है? लेटरल से चौड़ाई बढ़ती है, विड्थ बढ़ती है, या फिर गर्थ ऑफ स्टेम बढ़ती है। जो कीवर्ड है एनसीईआरटी वाले में कीवर्ड बता रहा हूँ, गर्थ ऑफ स्टेम, ठीक है। परमानेंट की बात करें 2 तरह के होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। अगर सिंपल की बात करें ये कई टाइप्स के होते हैं। सिंपल ये होता है आपका पैरेनकाइमा, ये होता है आपका कॉलेनकाइमा, ये होता है आपका स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। पैरेनकाइमा क्या करता है? फूड स्टोरेज करता है, ठीक है। इसी में जिस पैरेनकाइमा में एयरी स्पेसेस होती हैं, एयरी स्पेसेस होती हैं, उन टिश्यूज़ को बोल देते हैं एरेनकाइमा। प्लांट को फ्लोट करने में, तैरने में मदद करते हैं ये एरेनकाइमा, जो पैरेनकाइमा का ही भाग होते हैं। कॉलेनकाइमा ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। भाई आंधी आती, तूफान आता है, फिर भी पेड़ काफ़ी सारे गिरते नहीं हैं, क्योंकि झुक जाते हैं लेकिन टूटते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि फ्लेक्सिबल होते हैं कॉलेनकाइमा की वजह से। स्क्लेरेनकाइमा जो है रिजिडिटी और टफनेस को प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी एंड टफनेस को। फिर बात अगर हम करें कॉम्प्लेक्स की, तो 2 हमने पढ़े थे इसमें, जाइलम और फ्लोएम पढ़ा था, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जल का ट्रांसपोर्ट करता है, यानी वाटर और मिनरल का, ठीक है, पानी और खनिजों का ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम की बात करेंगे फूड, फ्लोएम फल का, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम जो होता है 2 वे होता है, जाइलम होता है 1 वे ही होता है। जाइलम क्या होता है? 1 वे। जो आपकी जाइलम फाइबर या जो फ्लोएम फाइबर होती है ना, फाइबर, अगर फाइबर वर्ड लग जाए जैसे फ्लोएम फाइबर, तो वो आपका, उनका फंक्शन क्या होता है? उनका सपोर्टिव फंक्शन होता है। अगर फाइबर लग जाए जाइलम फाइबर या फिर फ्लोएम फाइबर, तो उनका सपोर्टिव फंक्शन होता है। और अगर जाइलम पैरेनकाइमा पूछ ले, जाइलम पैरेनकाइमा, तो उसका काम क्या होता है? स्टोरेज का, फूड स्टोरेज का। ये हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। पैरेनकाइमा अगर वर्ड लग जाए तो मैं बात कर रहा हूँ। जैसे जो आपकी सीव सेल, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, ये किसका पार्ट है? सीव सेल, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, ये सब आपका फ्लोएम का पार्ट है, कंपेनियन सेल, ठीक है। और उसमें से जो आपकी फ्लोएम फाइबर होती हैं वो डेड सेल की बनी होती हैं। आपको जाइलम के टाइप्स बताने हैं, आपको जाइलम के टाइप्स बताने हैं। चलो हो गया, कितना आसान क्वेश्चन था ये, हम लोग वैसे पहले भी कर चुके हैं। हस्क ऑफ कोकोनट मैंने पूरा डायग्राम वगैरह बना के मैं आपके लिए लाया था, तो सारी चीज़ें हमारी फिर से रिवाइज हो गई। सिस्टम बेस्ड ऑन इंडिविजुअल लीडरशिप इज अ डैश सिस्टम। व्यक्तिगत नेतृत्व पर आधारित प्रणाली एक डैश प्रणाली। ऑप्शंस हैं आपके, सेमी प्रेसिडेंशियल, प्रेसिडेंशियल, सेमी पार्लियामेंट्री या फिर पार्लियामेंट्री। 2 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। एक तो होती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, जिसको हम राष्ट्रपति प्रणाली बोलते हैं, और एक होती संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसके कुछ फीचर्स होते हैं, इसके कुछ फीचर्स होते हैं, और जब भी आपको फीचर कंपेयर करने के लिए बोल दे प्रेसिडेंशियल का, तो यूएसए को दिमाग में ले आओ, और पार्लियामेंट्री फॉर्म को कंपेयर करने के लिए बोल दे तो इंडिया को दिमाग में ले आओ, क्योंकि हमारे इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और यूएसए में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक। अब इसके फीचर्स क्या हैं? इसमें एक स्टेबल गवर्नमेंट बनती है, इसमें स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बनती है, अनस्टेबल होती है। क्यों? कैसे? पहले तो अब ये समझो, क्योंकि यहाँ पे नो रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर, स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है, यहाँ पे नो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर। अब एक साथ समझो इनका मतलब क्या है।
नो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स। इसका मतलब ये है हमारे यहाँ अनस्टेबल गवर्नमेंट ऐसे है, पता है अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार एक बार 13 दिन में गिर गई थी, फिर अगले बार बनी 13 महीने में गिर गई। मतलब एक किसी किसी के एक साल में सरकारें गिर गई हैं। तो ये तो वही हुआ ना, पूरा इतना सारा पूरा देश चुनाव में हिस्सा लेता है, इतना पैसा खर्च होता है और ऊपर से इतनी अनस्टेबल सरकार बन जाती है। अभी तो ठीक है कि वहाँ मोदी जी की पहले 5 साल चली, फिर 5 साल, ठीक है वो ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है और ये बिल्कुल पॉसिबल है। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है पार्लियामेंट में और लोकसभा में, नॉट पार्लियामेंट, बिकॉज नो कॉन्फिडेंस मोशन अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा में आ ही नहीं सकता है, वो सिर्फ लोकसभा में आ सकता है। तो वहाँ पर सरकार जाएगी गिर, और उस केस में हमारा सिस्टम कैसा हुआ, अनस्टेबल। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है और इसका सब का रूट कॉज एक आर्टिकल है, वो आर्टिकल है अनुच्छेद नंबर 75, आर्टिकल नंबर 75। ये आर्टिकल नंबर 75 पता है क्या बोलता है, मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ कि देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस। आप याद करिए, लोअर हाउस मतलब लोकसभा, तो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल का मतलब यही है कि उनको वो आंसरेबल है। अगर उन्होंने इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया कि उनको अगर लगता है कि ये भी विश्वास नहीं है इनका उसमें, तो ये इनको पूरी सरकार जाती है गिर उस केस में, ठीक है। तो इसी वजह से इसको हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बोलते हैं और इसी वजह से ये अनस्टेबल है। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है यूएसए में, तो वहाँ पे नो रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसी वजह से स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर होता है। सेपरेशन ऑफ पावर क्या चीज़ होती है, अभी आप आर्टिकल नंबर 50 पढ़ के आ रहे थे जहाँ पे हम बात कर रहे थे कि देयर शुड बी अ सेपरेशन बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। ये एक डीपीएसपी है और ये मैंने आपको कल ही पढ़ाया, 3 विंग्स पढ़ाई हैं, फिर 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी बताए हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और आपका जुडिशरी। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये है कि एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है सरकार, तो वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट सेपरेशन, जैसे जो बाइडन को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता तुम ऐसा क्यों कर रहे हो वैसा क्यों कर रहे हो, ये वहाँ के लेजिस्लेचर क्वेश्चन नहीं कर सकता है। लेकिन इंडिया में बिल्कुल क्वेश्चन होता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं इसी वजह से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल है कौन, एक तरह से एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर, लोकसभा को, ठीक है। ये आपको बस याद रखना है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। यहाँ पे यूएसए में जैसे अगर बात करें जुडिशरी, तो अगर कल को कोई लेजिस्लेचर कोई लॉ बनाता है तो जुडिशरी उसको खारिज भी कर सकता है कि जो तुमने लॉ बनाया वो सही नहीं है, या फिर एग्जीक्यूटिव को डांट फटकार लगाता रहता है तो उसके मामले, या फिर कभी कभी होता है कि जुडिशरी जो है, जुडिशरी क्या करता है, किसी मतलब इसको टर्म देते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म, अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर निकल जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कि भाई यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। शायद आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल लीडरशिप कहाँ होगी बताइए, हमारे यहाँ पे होती है, फिर अमेरिका में होती है इंडिविजुअल लीडरशिप, एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होती है। ऑप्शन नंबर 2 आंसर होगा। एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इंडिविजुअल लीडरशिप होती है, वहाँ पे जो बाइडन जिसको चाहें उसको अपने कैबिनेट में शामिल कर सकते हैं और जब चाहें उसको निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसने चुनाव ही जीता हो तभी आ सकता है। तो इंडिविजुअल लीडरशिप प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होती है, ठीक है। Who conducted X-ray spectroscopic study of large number of elements and showed that the frequency of X-rays emitted by an element is related to the atomic number Z rather than the atomic mass। बड़ी संख्या में तत्वों का एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपिक अध्ययन किसने किया और दिखाया कि तत्व द्वारा उत्सर्जित एक्सरे की आवृत्ति परमाणु द्रव्यमान के बजाय परमाणु संख्या Z पर यह निर्धारित करती है। सुपर इजी क्वेश्चन है, जितना हम लोगों ने पढ़ रखा है उसके हिसाब से पढ़िए और करिए। अगर आप नहीं कर पा रहे तो आपने रिवीजन नहीं किया। और सभी से मैं आग्रह करूंगा कि फर्स्ट लेक्चर से ही प्रोसीड करें, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर से ही, बीच में मत घुसें। फर्स्ट लेक्चर से ही, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। क्योंकि जो मैं चीज़, जैसे अभी मैंने टिश्यूज़ के बारे में इतनी जल्दी से खट सारी चीज़ें बता दी, यहाँ पे मैंने ढंग से कुछ ड्रॉ नहीं किया। क्यों? क्योंकि बस हम ये रिवीजन कर रहे थे और जिसने पढ़ी हुई उसका सारा कुछ। अच्छा, ये तो यार बताया ही नहीं मैंने सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी याद रखना, शेल्डन और स्वान ने, ठीक है। शेल्डन और स्वान ने दिया था इसको, सेल थ्योरी को। सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, जो कि डेड सेल थी। लिविंग को एंटनी वॉन लिवनहॉक ने किया था पॉन्ड वाटर में, और इन्होंने शेल्डन और शॉन ने सेल थ्योरी दिया था। खैर, बात करते हैं किसने एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी करी और ये देखा कि एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं दैट इज़ रिलेटेड टू द एटॉमिक नंबर, नॉट एटॉमिक मास। कौन था? एटॉमिक मास पे किसने पहले बोला था? ये क्वेश्चन ऐसे नहीं किए थे एक्सरे एक्सपेरिमेंट, लेकिन इतना तो रिलेट कर पा रहे होगे ना कि एटॉमिक मास पे पहले किसकी पीरियोडिक टेबल बेस थी? मेंडलीव की, जो कि एक कमी थी। और वही फिर बोला उन्होंने, मॉजले ने आके, कि एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा, हेनरी मॉजले। डॉबरने ने क्या दिया था?
डॉबरनैन ने दिया था लॉ ऑफ ट्रायड्स, ठीक है, ट्रायड की थ्योरी दी थी कि जो पहला और तीसरा एलिमेंट है उसका एक तरह से एवरेज होता है हमारा, जो बीच वाला होता है, ठीक है। ये बोला था इन्होंने कि इसके मास को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दो तो आपको इसका मास मिल जाएगा। हमने देखा था कि न्यूलैंड ने क्या दिया था, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। जरा ये बताइए कि कब दिया था, कौन से साल में, सारी चीज़ हम लोग देख चुके हैं। तो हेनरी मॉजले ने ही हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी थी। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कुछ डिफेक्ट्स है, जैसे कि हाइड्रोजन को फिक्स पोजीशन नहीं दे पाए थे, ये सारी चीज़ें। और ये भी हमने देखा था कि हेनरी मॉजले ने ही एक तरह से एटॉमिक नंबर क्या बोल सकते हैं खोज करी थी। एक्सरे की खोज किसने करी थी, याद रखना, विलियम रॉन्टजन ने इसकी खोज करी थी। अभी जब मैं एक्सरे देखता हूँ ना तो मुझे एक अमीर आदमी की याद आती है जो विक्टोरिया में रहता है। रिच मैन इन विक्टोरिया यूजेस एक्स्ट्रा गोल्ड कॉइन्स। ये क्या है सर, ये है रेडियो वेव्स, ये है माइक्रोवेव्स, ये है इंफ्रारेड वेव्स, ये है विजिबल लाइट, ये है अल्ट्रा वॉयलेट लाइट, ये है एक्सरेज, ये है गामा रेज। मतलब ये आपका ऑर्डर है डिक्रीजिंग वेवलेंथ का या फिर इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी का। और इसका उल्टा क्या बोल सकते हैं, इसी का उल्टा इंक्रीजिंग वेवलेंथ या फिर डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी का। और ये क्यों याद आया, क्योंकि ये पूछता है एसएससी, 4 ऑप्शन में दे देगा, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड, अल्ट्रा और बोल देगा सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है। तो ऐसे याद रखना, रिच मैन इन विक्टोरिया यूजेस एक्स्ट्रा गोल्ड कॉइन्स, और ये आपको ऑर्डर जो है पूरा याद हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल की, तो ये सब तो हमने देख ही ली चीज़ें। बाकी पीरियोडिक टेबल हम देख चुके हैं कि 18 ग्रुप्स होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं। मोस्टली आपके जो मेटल्स हैं वो लेफ्ट साइड में होते हैं, राइट साइड में हमें नॉन मेटल्स देखने को मिलते हैं, बीच में हमें कुछ मेटलॉइड्स देखने को मिलते हैं। मेटलॉइड क्या होते हैं, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, जैसे कि सिलिका हो गया, जर्मेनियम हो गया, एसिटाइन हो गया, पोलोनियम हो गया। ये सब क्या होते हैं, ये हमारे मेटलॉइड कहलाते हैं, जो मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं और नॉन मेटल। ना तो पूरे नॉन मेटल की तरह बहुत बढ़िया कंडक्टर होते हैं, ना तो नॉन मेटल की तरह एकदम ही पुअर कंडक्टर होते हैं। ये चीज़ हमने पढ़ी थी। फिर हमने वैलेंसी के कॉन्सेप्ट को समझा था, वैलेंसी क्या होती है। फिर हमने एटॉमिसिटी वगैरह भी चीज़ें देखी थी। तो ये सारी चीज़ें, अगर इनमें से आपको कोई चीज़ नहीं याद आ रही तो आपका काम बनता है कि आप उसको सर्च करें, क्योंकि सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। और हम क्या कुछ सोच सकते हैं यहाँ से, चलिए अभी तो नहीं, लेकिन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहता हूँ, ये नई है, इसको नोट करिएगा। एनसीईआरटी से उठा के बता रहा हूँ, क्लास जो भी आपका ये क्लास 9th और 10th के एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि सबसे पहले जो एलिमेंट है उनके सिंबल को किसने दिया था और उन सिंबल्स को यूज़ किसने किया था। तो याद रखिएगा, सिंबल को दिया था बर्जीलियस ने और इनको यूज़ किया था डाल्टन ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंबल दिए थे बर्जीलियस ने, यूज़ किए थे डाल्टन ने, इसको नोट करिएगा। अगले पे आते हैं, सम इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वर हेरिडेटरी ड्यूरिंग दी राष्ट्रकूट एंड चोला डायनेस्टीज। दी पोस्ट नगर श्रेष्ठी में राष्ट्रकूट और चोल वंश के राजवंशों के दौरान कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद वंशानुगत थे। पद नगर श्रेष्ठी का अर्थ क्या था, इसको भी अगर आपने कल का लेक्चर ढंग से अटेम्प्ट किया होगा तो आप इसको कर सकते हैं। कल हमने एक क्वेश्चन देखा था, हरिसेन जो कि समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट थे, उन्होंने कौन सी पोस्ट हेल्ड नहीं करी थी। कोर्ट पोएट तो थे, हमने ये देखा था कि उन्होंने जो आपकी कुमार अमर्त्य की पोस्ट हुई थी, हमने ऐसे पढ़ा था महादंडनका, ठीक है, वो पोस्ट उन्होंने होल्ड करी थी। और एक और हम लोगों ने पढ़ा था, वो मुझे याद नहीं आ रहा है वो क्या था, तो वो हम लोगों ने 3 पढ़ी थी। और उन्होंने चौथी एक पोस्ट थी नगर श्रेष्ठी की, जिन्होंने होल्ड नहीं करी थी। तो जब मैंने आपको महादंडनका के बारे में बताया था, कुमार अमर्त्य के बारे में भी बताया था, उनको बोलते क्या हैं, तो मैंने बताया था महादंडनका। दंड मतलब जो किसी को दंड देता है, दंड हमारे यहाँ कौन देता है, जुडिशरी देता है ना, न्यायपालिका देता है। तो चीफ जुडिशियल ऑफिसर को बोलते हैं क्या, महादंडनका, महादंडनका। तो ये तो होगा नहीं, नगर श्रेष्ठी हमसे पूछ रहा है, नगर मतलब है कि एक सिटी, ठीक है, तो मर्चेंट ऑफ द सिटी को बोलेंगे नगर श्रेष्ठी। बाकी लीडर, ये इंपॉर्टेंट मिनिस्टर क्या होता है, कुमार अमर्त्य। आप कल का लेक्चर खोल के देखिएगा, उसमें ये था, सब लिखा हुआ था, कुमार अमर्त्य वगैरह, ठीक है। तो देख रहे हैं एसएससी ऑप्शन से ही क्वेश्चन बना रहा है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, जो मैंने कल क्वेश्चन लिया था वो एक शिफ्ट का था, और ये जो आज का क्वेश्चन है उसकी जस्ट अगली शिफ्ट का ही क्वेश्चन है। तो अगर आप थोड़ा सा ढंग से उसी
साल के भी क्वेश्चंस को ढंग से देख रहे हैं तो आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो लीडर ऑफ मर्चेंट कैरवंस को क्या बोलते हैं? सार्थव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये भी एक बार एसएससी में क्वेश्चन अलग से पूछा था कि भाई लीडर ऑफ द मर्चेंट कैरवंस को क्या बोलते हैं? तो सार्थव बोलते हैं। ठीक है, तो मर्चेंट ऑफ सिटी, वैसे नगर और सिटी यहाँ आप चीज़ें रिलेट भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन्स हेल्प आर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर को हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में मदद करता है? कौन सा विटामिन होगा? ऑब्वियस से बात है, हमारा होगा विटामिन डी, जो हमारे बोन हेल्थ को अच्छा करता है। और इसकी कमी से कौन सी डिजीज़ होती है? कमी से रिकेट्स होती है। इसका केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल है। इसको प्रचुर मात्रा में हमें देखने को मिलेगा सनलाइट में, और सनलाइट तो नहीं पूछता है अभी, अब पूछता है फ़िश ऑयल में। ठीक है, सनलाइट और फिश ऑयल, ये चीज़ याद रखिएगा। एक इसमें देखने को मिलता है, ये हमें कैरेट्स वगैरह में देखने को मिलता है। और एक ही कमी से क्या होता है? एक ही कमी से होता है रतौंधी, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं, या फिर ये इस तरह से भी लिख किया सकता है ज़ेरोप्थैल्मिया। ठीक है, ज़ेरोप्थैल्मिया। बी से क्या होता है, और इसका केमिकल नेम क्या पढ़ा था हम लोगों ने? रेटिनॉल पढ़ा था, क्योंकि रात में नहीं दिखता है तो रेटिनॉल। ठीक है, बी के 8 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, B1 B2 ऐसे करके। और सबसे पहले जो कौन सा बना था? B1 था, जिसका केमिकल नेम क्या है? थायामीन होता है। इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? बेरी होता है। ये चीज़ हमने देखी थी। और सी से आप जानते हैं, सी से क्या होता है? सी से आपकी स्कर्वी, जिसमें आपकी स्किन हेल्थ ख़राब हो जाती है, प्लस ब्लीडिंग ऑफ गम्स भी इसी विटामिन की कमी से होता है, ब्लीडिंग ऑफ गम्स। ये विटामिन, ये वही विटामिन है जिसको अगर हम जो हमारी वेजिटेबल्स वगैरह हैं बॉयल उनको करते हैं तो बॉयल करने में वो ये विटामिन ख़त्म हो जाता है। ये विटामिन का जो केमिकल नेम होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और ये हमें खट्टे फलों में देखने को मिलता है, जो हमारे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं वो उसमें। और हमने फिर पढ़ा था कि विटामिन की खोज किसने करी थी? डिस्कवर किसने किया था विटामिन्स को? और इस साथ साथ हमने पढ़ा था कि वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं और फैट सॉल्युबल कौन से होते हैं, और कौन सा विटामिन है जो हमारे ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है। अगर हम बात करें डिस्कवरी की, तो डिस्कवर किया था कैसिमिर फंक ने। कैसिमिर फंक ने इसकी डिस्कवरी करी थी। वाटर सॉल्युबल की बात करेंगे विटामिन बी और सी, और फैट सॉल्युबल की बात करेंगे तो ADEK, या फिर कीड़ा करके याद रख सकते हैं, कीड़ा। ठीक है, कीड़ा। ठीक है, यानी BC आपके वाटर सोल्यूबल होते हैं, और जितने बच गए वो सब आपके फैट सोल्यूबल होंगे, वसा में घुलनशील होंगे। ब्लड क्लॉटिंग में विटामिन K हेल्प करता है, जिसको फाइलोक्यूनॉन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? फाइलोक्यूनॉन। और जो विटामिन E होता है वो एंटी स्टेरिलिटी के लिए जाना जाता है, नहीं जो जिससे कि बांझपन हो जाता है अगर आप किस में कमी है तो। और जो स्प्राउट्स होते हैं, अंकुरित अनाज, उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। और इसका केमिकल नेम है टोकोफेरॉल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इशूड लार्जेस्ट होर्ड गोल्ड कॉइन्स? निम्नलिखित में से किसने सबसे अधिक संचित सोने के सिक्के जारी किए? इंडो ग्रीक्स, कुशांस, गुप्ताज या फिर मौर्यंस? अब इसका आंसर क्या होगा जरा बताइए। इसका आंसर आप में से काफ़ी लोगों को लग रहा होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, गुप्ताज, लेकिन बिल्कुल नहीं, इसका आंसर गुप्ताज नहीं होगा। अब इसी वजह से मैंने जानबूझ के क्वेश्चन रखा, बिकॉज ये SSC में आया था। ठीक है, ये भी आया था, गोल्ड कॉइन सबसे ज़्यादा किसने इशू किए हैं, और सबसे ज़्यादा होर्ड ऑफ गोल्ड कॉइन्स किसने? तो सबसे ज़्यादा मतलब होर्ड का मतलब है एक तरह से संचित, मतलब आप ऐसे समझो इसको कि इसको बल्क में इशू किए थे। ठीक है, एक साथ। ठीक है, तो ये किए थे कुशांस ने, ऑप्शन नंबर 2। अगर ये होर्ड नहीं लिखेगा, अगर सिर्फ पूछेगा लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स, सिर्फ इतना लिखेगा लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स किसने इशू किए, उत्तर गुप्ताज होगा। इन गोल्ड कॉइन्स का नाम क्या था? इन गोल्ड कॉइन्स का नाम था दिनार, ये जो गुप्ताज ने इशू किए थे। ठीक, और इंडो ग्रीक्स ने सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड गोल्ड कॉइन्स इन इंडियन रीजन। ठीक है, गोल्ड कॉइन्स तो इंट्रोड्यूस इन्होंने किया। और अगर बात करें सबसे ज़्यादा किसने यूज़ किया, मतलब सबसे ज़्यादा मतलब मासेस तक किसने पहुंचाया, तो गुप्ताज ने पहुंचाया। और होर्ड सबसे ज़्यादा किसने यूज़ किया, कुशांस ने। और कुशांस ने ही प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन्स भी दिए। ठीक है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन्स। ठीक है, बाकी गुप्ताज को देख के तो हमें बहुत सारी चीज़ें याद आनी चाहिए, जैसे कि हमें चंद्रगुप्त 1 के बाद में के रिगार्डिंग याद आना चाहिए क्या, चंद्रगुप्त 1 का नाम देख के हमें याद आना चाहिए मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन। ठीक है, मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन। चंद्रगुप्त 2 का नाम हमें देख के क्या याद आना चाहिए, विक्रमादित्य, तो इनका टाइटल था ही। ठीक है, इनका क्या था, महाराजा धीराज, इनका था विक्रमादित्य। और इनसे हमें याद आना चाहिए फाहीन, जो पहला चाइनीज़ ट्रैवलर था, या फिर फाक्जियान, इनके टाइम पे आया था।
और इन्हीं के टाइम पे इन्हीं के कोर्ट में नवरत्ना भी थे, जिनमें कि एक कालिदास भी थे हमारे, ठीक है, कालिदास जी। और अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था कालिदास सम्मान, है ना, और 1980 में आपका ये बनाया गया मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा। अच्छा, कालिदास जी की कुछ राइटिंग्स आपको पता होना चाहिए, कालिदास ने क्या क्या लिखा था। बाकी आपको और क्या याद आना चाहिए, नवरत्न हमने देख लिया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर हमें इनके बाद याद आने चाहिए समुद्रगुप्त, जिनको हम नेपोलियन ऑफ इंडिया बोलते हैं। किसने बोला था नेपोलियन ऑफ इंडिया? वी.ए. स्मिथ ने बोला था। कवि राज के नाम से जानते हैं इनको। ये सिक्कों में चाहे जितने ये सिक्कों में वीणा बजाते हुए दिखाए गए, चाहे जितने भी आपके गोल्ड ये के कॉइन्स थे जो गुप्तास के टाइम पे, तो इसमें एक साइड में राजा क्या होता था, राजा का फोटो होता था, और एक साइड में भगवान का फोटो होता था, ठीक है। इनके कोर्ट पोएट कौन थे? इनके कोर्ट पोएट थे आपके, अभी हमने देखा था, हरि सेन, ठीक है, जिन्होंने जो कि आपका प्रयाग प्रशस्ति है, जो कि प्रयाग पिलर इंस्क्रिप्शन है, उसमें इनके बारे में काफ़ी वर्णन किया था समुद्रगुप्त के बारे में। कुमारगुप्त के बारे में फिर हमें याद आएगा कि कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। कमेंट आपको बताना है विक्रमशिला की स्थापना किसने करी थी, उनका नाम डी से चालू होता है, बताइए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कालिदास की कुछ राइटिंग है, जैसे आपको पता होना चाहिए मेघदूतम, ठीक है, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम। फिर अगर हम बात करें हैं आपकी मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम, ठीक है, कुमार संभवम, रघुवंश, ठीक है, रघुवंश, ये सब किसकी है? कालिदास जी की राइटिंग है। मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम दोनों लव स्टोरी हैं, ठीक है। ये अभिज्ञान और शकुंतलम की, और मेघदूतम में ये दिखाया जाता है मेघ यानी कि जो बादल हैं वो दूध की तरह, मतलब वो जैसे नहीं कि पहले कबूतर से होता, अभी तो आप व्हाट्सएप पे भेज देते हो, है ना, हाय हेलो और जो भी 3 प्यारे से वर्ड्स हैं, लेकिन तब ये जो है मेघ के थ्रू, ये मतलब कालिदास जी ने उसको वैसे विजुलाइज करके दिखाया था, ठीक है। कुमार संभवम और रघुवंश। मुगल रूलर औरंगजेब डाइड इन विच ईयर? मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707, 1705, 1701 या फिर 1703? औरंगजेब आपको ही पता है, वन ऑफ दी लास्ट पावरफुल मुगल रूलर्स में था, ठीक है। उसके बाद तो एंड ही हो गया था, एक तरह से बोल सकते हैं, चला 150 साल तक आगे, लेकिन उतना खास ज़्यादा कुछ चल नहीं पाया। अब औरंगज़ेब का जो एक तरह से जो साम्राज्य स्थापित हुआ 1657 से स्टार्ट हुआ, 1707 तक चला, इसकी डेथ तक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर होगा 1707। अब औरंगज़ेब के रिगार्डिंग कुछ हमें पता होना चाहिए, जैसे इसने आलमगीर का टाइटल ले रखा था, आलमगीर यानी वर्ल्ड कॉन्करर, ठीक है। और इसने जजिया इम्पोज किया था, ही इम्पोज जजिया ऑन हिंदूज़ में जजिया जो इसने इम्पोज करवाया था। और इसके रिगार्डिंग पता होना चाहिए कि जो 9वें सिख गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, कौन? गुरु तेग बहादुर, उनको एग्जीक्यूट करवाया था इसने, तेग बहादुर को। ऐसे याद रख सकते हो, औरंगजेब और तेग, जेब और तेग थोड़ा सा साउंड कर रहा है, ठीक है। तो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जो कि 9वें सिख गुरु थे, उनको असैसिनेट करवाया था। और साथ ही साथ इसने जो गोलकोंडा और बीजापुर उसको भी एनेक्स किया था। लेकिन साउथ इंडिया में ये एकदम वो करना चाहता था, जो उतना नहीं कर पाया, बिकॉज यहाँ पे मराठास से इसको काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी। शिवाजी को इसने एक बार कैप्चर करवा भी लिया था जैसे तैसे बेच के, ट्रेचरी से धोखा देके, लेकिन शिवाजी फिर भी भाग निकले, मतलब और मराठास ने इसको बहुत ज़्यादा तंग किया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर होगा, 1707 में ये मरा था औरंगजेब। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फ्रीडम फाइटर्स सेड दैट बी द चेंज दैट यू विश टू सी इन द वर्ल्ड? निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने ये कहा था कि खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं? बकवासबाजी ना करिए ज़्यादा। बिपिन चंद्र पाल, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी? आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, महात्मा गांधी ने बोला था। महात्मा गांधी ने और क्या बोला था? करो या मरो, डू और डाई। इन्होंने ये भी बोला था डोंट फील वीक, ठीक है, आप वीक मत फील करो और अपने आप पावरफुल हो जाओगे। इन्होंने जब साउथ अफ्रीका में थे तब इन्होंने कहा था। अब हम इनके बारे में सारी चीज़ें देख लेते हैं, महात्मा गांधी जी के बारे में, ठीक है। महात्मा गांधी जी का भी आई थिंक हाँ, चलो पहले तो ये ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं इनके बारे में, ताकि इन्हें भूल ना जाए। इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन की इन्होंने स्थापना करी थी, याद देखना, इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन की इन्होंने स्थापना करी थी। नागपुर में सेशन हुआ था कांग्रेस का 1920 में, उसके बाद इन्होंने उससे कांग्रेस से रिज़ाइन किया और इन्होंने इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन बना ली थी इन्होंने, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा महात्मा गांधी जी के बारे में। तो सबसे पहले हमें याद पता होना चाहिए कि 2 अक्टूबर 1869 में इनका जो है जन्म होता है, वो पोरबंदर गुजरात में। इसके बाद ये आपके इंग्लैंड जाते हैं, फिर साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में क्या क्या करते हैं वो हमें पता होना चाहिए। पहली बात तो ये है, साउथ अफ्रीका में ये ध्यान रखना, पहली बात तो एक बार एसएससी में पूछा गया था, नेटल इंडियन कांग्रेस की इन्होंने स्थापना कब करी थी?
तो याद रखना 1894 में करी थी, 1894 में। फिर एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि फीनिक्स फार्म या फिर फीनिक्स सेटलमेंट भी बोल देते हैं इसको, इसकी स्थापना कब करी थी? 1904 में। इन्होंने एक टॉल्स्टॉय फार्म की भी स्थापना करी थी, टॉल्स्टॉय फार्म, जहाँ पे मतलब एक तरह से जो भारतीय जिनके खिलाफ मतलब डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है साउथ अफ्रीका में, तो उनके लिए उन्होंने ये काम किए थे। 1910 में इसकी स्थापना करी थी। और फिर आपको पता है कि 9 जनवरी 1915 को ये भारत वापस लौट आया है, ठीक है, 9 जनवरी 1915, जिसको हम किस रूप में सेलिब्रेट करते हैं आप बताएंगे ज़रा कमेंट सेक्शन में। जब भारत लौटे तो इनके जो पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, ये आपको नोट करना है शॉर्ट में कि पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। तो पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे जिन्होंने इनसे एडवाइस किया, जिन्होंने इनको एडवाइस किया कि आप भारत भ्रमण करो, उसके बाद ही कुछ करो। इसके बाद इन्होंने बैक टू बैक 3 यहाँ पे मूवमेंट्स किए। एक तो आपका चंपारण सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह किया 1917 में, 1970 में, जहाँ पे किसने इनको इनवाइट किया था? राजकुमार शुक्ला ने इनवाइट किया था, ठीक है। फिर यहाँ पे इन्होंने किया था अहमदाबाद मिल्स, और ये किसके अगेंस्ट था? तो ध्यान रखना है तिनकठिया सिस्टम के अगेंस्ट था। इंडिगो फार्मिंग ज़बरदस्ती, यानी कि जो नील की खेती है वो ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी कि इतने पार्ट ऑफ लैंड में 3/20 पार्ट ऑफ, तिनकठिया का वही मतलब होता है कि 3/20 पार्ट ऑफ लैंड में आप नील की खेती करो। उसके भी डिफरेंट रीजन है जिस पर अभी हम डीप में नहीं जा रहे हैं। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी 1918 में। और जो आपका खेड़ा है, खेड़ा सत्याग्रह भी हुआ था 1918 में, ठीक है। ये पहला सिविल डिसोबीडियंस था, ये पहली हंगर स्ट्राइक थी, और ये पहला आपका नॉन कॉपरेशन था। वो पहला सिविल डिसोबीडियंस, ये पहला हंगर स्ट्राइक, और ये पहली नॉन कॉपरेशन था विद द गवर्नमेंट। फिर आगे हम अगर बात करें तो इनके हम कुछ न्यूज़पेपर्स देख लेते हैं, जैसे कि हाँ एक सेकेंड, हाँ ठीक है, जैसे कि ये आपको पता होना चाहिए इनके बारे में कि इनके न्यूज़पेपर जैसे इंडियन ओपिनियन, ठीक है, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, हरिजन, ये 3 आपको याद रखने हैं, इनके एक तरह से न्यूज़पेपर्स थे, ठीक है। इनकी ऑटोबायोग्राफी है आपकी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं सत्य के साथ मेरे प्रयोग। मुझे हिटलर की भी ऑटोबायोग्राफी याद आ रही, मी कैम्प। मैंने आपको दलाई लामा की भी, जो 14th दलाई लामा हैं, उनकी भी मैंने आपको ऑटोबायोग्राफी बताई थी। दलाई लामा, क्या नाम था? फ्रीडम फ्रॉम एग्जाइल, ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम एग्जाइल, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम था, जो 14वें दलाई लामा थे, ठीक है। आपको कमेंट बताना है, मैंने कई सारी आपको ऑटोबायोग्राफीज़ बताई थी, ठीक है, उनमें से किसी एक की आप ऑटोबायोग्राफी बता दो, इससे होगा ये कि इससे सभी ऑटोबायोग्राफीज़ जो है कमेंट सेक्शन में उतर के आ जाएंगी, तो बाकियों के भी आपके रिवीजन हो जाएंगे। आप कमेंट सेक्शन चेक करते रहा करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एशिया सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाई डैश माउंटेन्स, तो एशिया को यूरोप से कौन से पर्वत अलग करते हैं? एंडीज़, माउंटेन्स, आल्प्स, यूराल और हिमालयन, कौन से अलग करते हैं? और एक चीज़ कि इनको महात्मा का टाइटल किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने बोला था जर्मनी में जब वो थे, तो उन्होंने रेडियो से इनको महात्मा टाइटल दिया था, ठीक है। सॉरी, महात्मा नहीं, फादर ऑफ नेशन, ठीक है, फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी, फादर ऑफ नेशन बोला था इनको जर्मनी में रेडियो से, ठीक है, राष्ट्रपिता। आगे बढ़ते हैं। तो एशिया जो है कॉन्टिनेंट है, वो यूरोप से कौन से माउंटेन रेंज से अलग होता है? तो एंडीज़ की अगर बात करें तो एंडीज़ कहाँ देखने को मिलता है? एंडीज़ दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका में देखने को मिलता है, और ये हमारी सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, ये सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। पर्वत श्रृंखला क्या होती है? पर्वत श्रृंखला होती है पर्वतों की श्रृंखला, ऐसे ऐसे कैसे करके, ठीक है। तो एंडीज़, और इसकी हाईएस्ट पीक क्या है? एंडीज़ माउंटेन की हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी, जैसे हम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी बोलते हैं हिमालयंस, इनकी माउंट एवरेस्ट, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट है। तो ऐसे एंडीज़ की है आपकी हाईएस्ट पीक माउंट एकोनकागुआ, माउंट एकोनकागुआ यहाँ की हाईएस्ट पीक है, ठीक है। आल्प्स की अगर बात करेंगे तो आल्प्स यूरोप में ही है, लेकिन कोई बाउंड्री में नहीं है, सेपरेट दोनों को करते हैं यूरोप को एशिया से यूराल माउंटेन रेंजेस, ठीक है। एकोनकागुआ की हाइट से 6.9 किलोमीटर्स है। वहीं अगर बात करें हिमालय की जो हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, उसकी हाइट पता है कितना आपको? 8858 मीटर, यानी 8.8 किलोमीटर इसकी हाइट है माउंट एवरेस्ट की, जो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है। लेकिन है कहाँ पे? अनफॉर्चुनेटली नेपाल में है, ठीक है, साबजी वालों के देश में है। और अगर बात करें इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है? इंडिया की हाईएस्ट पीक है कंचनजंगा, जो किस स्टेट में है? जो है हमारे सिक्किम में, वही सिक्किम जहाँ नाथुला और जेलेब ला पास है, वही सिक्किम जिसकी कैपिटल क्या है? गंगटॉक है, वही सिक्किम जो 3 देशों से घिरा हुआ है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, मैप में तो यार नहीं है अभी, लेकिन सिक्किम ऐसे वेस्ट बंगाल के टॉप पे बैठा हुआ है, और यहाँ पे काफ़ी
काफ़ी नैरो पैसेज है जिससे हम नॉर्थ ईस्ट में एंटर करते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, चिकन नेक कॉरिडोर। तो अगर आपसे कभी पूछ ले कि चिकन नेक कॉरिडोर कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो इसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर ही बोलते हैं। और सिलीगुड़ी कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। तो वहाँ पे बिकॉज यहाँ पे चाइना ये कोशिश में लगा हुआ है कि कैसे ये चीज़ में अपना हक वो कर लें, यहाँ से पूरा जो है पूरा नॉर्थ ईस्ट काट लेंगे, बेचारा चाइना। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे यूराल माउंटेन्स आप देख सकते हैं कि कहाँ पे हैं ये, ठीक है, यहाँ पे। और इसी वजह से यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ भी हैं जैसे कि रशिया जो हमारी कंट्री है वो 2 कॉन्टिनेंट में, एक तो एशिया में भी आती है, थोड़ा सा पार्ट यूरोप में भी आता है, ठीक है। कुछ हमारा एक देश तुर्की है, टर्की नहीं तुर्की है, तुर्की नया नाम है ना उसका, तो तुर्की भी आपका वहाँ पे दोनों उसमें पड़ता है। जैसे हमारा ये इजिप्ट कंट्री पड़ता है, इजिप्ट, तो ये आपका कहाँ पे, ये अफ्रीका में भी है, कुछ पार्ट एशिया में भी इसका। और इजिप्ट से क्या याद आता है, इजिप्ट से हमें याद आता है कि यहाँ के जो प्रेसिडेंट है अब्दे फतेह अल सीसी, वो हमारे चीफ गेस्ट थे रिपब्लिक डे में, ठीक है। तुर्की और सीरिया में भी भूकंप आए थे, ये आपको पता होना चाहिए, काफ़ी ज़ोर के भूकंप आए थे। और ये आपका कैस्पियन सी है जो कि लार्जेस्ट का ब्रैकिश वाटर लेक है। और यहाँ पे ब्लैक सी है। और याद रखना कि यहाँ पे ब्लैक सी है और यहाँ पे एक छोटा सा सी है, सी ऑफ अजोव, इसका नाम है सी ऑफ अजोव। ब्लैक सी को सी ऑफ अजोव से कनेक्ट करता है कर्च स्ट्रेट है, एक कर्च जल डमरू मध्य है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज आपको पता है कि ये काफ़ी डिस्प्यूट में है और डिस्प्यूटेड रीजन है, रशिया और यूक्रेन के बीच में जो है यहीं पर लड़ाई चलती रहती है। तो कर्च स्ट्रेट जो है कनेक्ट करता है सी ऑफ अजोव को ब्लैक सी से। अब हम देख लेते हैं कि कुछ चीज़ें जो हमारे डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स को सेपरेट करती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जिब्राल्टार स्ट्रेट। कौन सा देखने को मिलेगा, जिब्राल्टार स्ट्रेट देखने को मिलेगा, जो अगर हम ध्यान से देखें तो ये यूरोप को अफ्रीका से अलग कर रहा है, जिब्राल्टार स्ट्रेट, क्लियर है। यहाँ पे हमारा पनामा कनाल है जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को साउथ अमेरिका से अलग कर रहा है। यहाँ पे है हमारा बेरिंग स्ट्रेट या फिर बेरिंग जल डमरू मध्य, ठीक है, बेरिंग स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या होता है बता चुका हूँ, एक नैरो वाटर बॉडी होती है जो 2 बड़े वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करती है और 2 बड़े लैंड मासेस को अलग करती है। तो जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे किसकी, जिब्राल्टार स्ट्रेट की, तो ये किसको कनेक्ट कर रही, कौन से 2 बड़े वाटर बॉडीज़ हैं, तो अटलांटिक ओशन को मेडिटेरेनियन सी से, भूमध्य सागर से ये जोड़ रही है। और अलग किसको कर रही है, यूरोप को अफ्रीका से अलग कर रही है। वैसे बेरिंग स्ट्रेट जो है किसको जोड़ रही है, यहाँ पे आर्कटिक सी है, आर्कटिक को पैसिफिक से जोड़ रही है, आर्कटिक को प्रशांत महासागर से। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर भी है, सबसे गहरा महासागर भी है, सबसे डीपेस्ट ओशियन है। यहाँ पे सबसे डीपेस्ट पॉइंट देखने को मिलेगा मरियाना ट्रेंच, या फिर ऑप्शन में होगा चैलेंजर डीप, ठीक है, वहीं पड़ता है पास में ही, मरियाना ट्रेंच या फिर चैलेंजर डीप, क्लियर है। तो बेरिंग स्ट्रेट किसको कर रहा है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका को रशिया से, इस साइड क्या है, रशिया ही तो है, ये अलास्का है ना, अलास्का जो पहले रसिया का पार्ट हुआ करता था, लेकिन रशिया आज भी को लेके काफ़ी उसमें रहता है कि क्यों हमने जो अलास्का है वो यूएसए को दे दिया। तो खैर ये हमारा, क्योंकि पृथ्वी होती है गोल, आपको ही पता, तो ये जो पार्ट है वो इससे कनेक्ट होगा, है ना। तो ये क्या है हमारा, ये रशिया, तो रशिया को यूएसए से या फिर एशिया को नॉर्थ अमेरिका से अलग करता है, क्लियर है चीज़। ये हो गया, ये वाला हो गया, यहाँ पे यूराल हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस नॉट करेक्ट अबाउट प्लांट सेल्स। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पादप कोशिकाओं के बारे में सही नहीं है। आंसर बता दीजिए जल्दी से, सबका सही आंसर आना चाहिए कमेंट में। मैं कमेंट में चाहता हूँ सबका आंसर 14 का क्या आंसर होगा, और एडिटेड ना हो तुम्हारा कमेंट, ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि तुमने गलत दिया और फिर एडिट करके सही कर दिया। ये आप आराम से कर सकते हैं। कल पूरा आँख बंद करवा के तुम्हें प्लांट पूरा सेल रिवाइज करवाए थे कि नहीं, और पहले 2-3 बार देख चुके हैं। तो कर कुछ किस लिए रिवाइज करवाए थे, इसी दिन के लिए, ताकि तुम गलत आंसर दो। सेल वॉल ऑफ अ प्लांट सेल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, बिल्कुल। द प्लांट सेल कैन नॉट डिवाइड बाई माइटोसिस, मान लेते हैं नहीं पता है। जनरली ऑल प्लांट सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट, हाँ जनरली सभी में होते हैं। क्यों, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट किसका पार्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं प्लास्टिड का पार्ट। और प्लास्टिड में क्या क्या होता है, प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट होता है, प्लास्टिड में क्रोमोप्लास्ट होता है, प्लास्टिड में ल्यूकोप्लास्ट होता है। क्लोरो क्या करता है, ग्रीन पार्ट होता है, खाना बनाता है। क्रोमो क्या करता है, कलर देता है। ल्यूको क्या करता है, जो फैट वगैरह होता है, फैट और ये लिपिड और स्टार्च वगैरह उसको स्टोर करता है। ल्यूको कलरलेस होता है, ये जनरली सब में होगा क्योंकि सब में प्लास्टिड होता है। अ प्लांट सेल यूजुअली कंटेन अ लार्ज वैक्यूल, ये भी बताए थे, कल ना हो तो रिवीजन वाला वीडियो खोलो, वहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था कि प्लांट सेल सब में होता है, प्लांट सेल एनिमल सेल सब में वैक्यूल होता है, लेकिन प्लांट सेल में बड़ा होता है, बताए थे। ये भी सही हुआ, बचा कौन, प्लांट सेल कैन नॉट डिवाइड बाई माइटोसिस। क्यों नहीं भाई, माइटोसिस क्या होता है, माइटोसिस और मियोसिस सेल डिवीजन होता है। माइटोसिस भी कल देखे थे, माइटोसिस में क्या होता है, एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट होता है। मियोसिस में एक जो पेरेंट सेल होता है वो 4 डॉटर सेल में कन्वर्ट होता है। तो ये माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस होता है। प्लास्टिड जब मैं देखता हूँ तो प्लास्टिड के अलावा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड खुद का क्या बना लेते हैं, खुद का डीएनए और राइबोसोम,
खुद का डीएनए राइबोसोम, राइबोसोम क्या बनाता है, राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, तो खुद का डीएनए और प्रोटीन बना लेते हैं ये, ठीक है। और हमने फिर से, अब रिवाइज़ नहीं करवा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, क्योंकि हम लोग कल पूरा सब कुछ रिवाइज़ कर चुके हैं, ठीक है। आपको अच्छा बस मुझे ये बताना है कि आप मुझे एक प्रोकैरियोटिक सेल का, जिसमें होती है या फिर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल बता दीजिए कमेंट में, ये आपके लिए क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन ऑर्डर टू रिटेन सॉयल मॉइस्चर, दिस मेथड इज कॉल्ड एज। तो खाली ज़मीन को हम प्लांट से ढक देते हैं, कवर कर देते हैं, ताकि सॉयल का जो मॉइस्चर है वो रिटेन रहे। रॉक डैम, शेल्टर बेल्स, कॉन्टूर बॉन्डिंग या फिर मल्चिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप अपना टॉप लेफ्ट में पिक्चर देख पा रहे हैं, यानी दिस वन, यहाँ पे आप देख रहे हैं घास को हमने सॉइल पे डाल रखा है, ताकि सॉइल का मॉइस्चर, सॉइल जो है मॉइस्चर वो वेपराइज ना हो जाए, तो इसी वजह से इसको डाल रखा है, मॉइस्चर रिटेन रहे, नमी बरकरार रहे। और इसको हम बोलते हैं मल्चिंग। क्या बोलते हैं, मल्चिंग बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग क्यों, क्योंकि सीढ़ियाँ बना दी हैं, देखो यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी है। क्यों सीढ़ियाँ बनाई, क्योंकि यहाँ पे स्लोप बहुत ज़्यादा है, ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा है। बारिश होगी तो टॉप सॉइल का इरोजन हो जाएगा। टॉप सॉइल फर्टाइल सॉइल होती है और वो इरोड हो जाएगी, बह जाएगी नीचे, तो यहाँ पे कुछ भी जम नहीं पाएगा। तो इसलिए हम करते क्या हैं, सीढ़ियाँ बना देंगे, तो वाटर का जो रन ऑफ है वो कम हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा, उतना तेज नहीं होगा, टॉप सॉइल जो है रिटेन रहेगी। और इन्हीं सीढ़ियों में ही हम खेती कर देते हैं, तो इसको टेरेस बोलते हैं। और ये होता है कॉन्टूर प्लॉइंग या फिर कॉन्टूर बंडिंग। इसमें क्या करते हैं, इसमें भी ऐसे स्लोप होता है, इसमें भी ऐसे बारिश की वजह से टॉप सॉइल इरोड होने का खतरा रहता है, क्योंकि स्लोप होता है तो बहुत भयंकर रूप से पानी आएगा ऊपर से नीचे, टॉप सॉइल को नीचे लेके चला जाएगा, जो कि फर्टाइल होती है हमारी। तो इसीलिए हम करते क्या हैं, इनको ऐसे लगा देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी सॉइल है वो रुक जाती है। तो ये क्या है, बैरियर्स का यूज़ करते हैं, कॉन्टूर बंडिंग इसको बोलते हैं। इसी तरह की प्लॉइंग को कॉन्टूर प्लॉइंग बोलते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, यहाँ पे आंसर मल्चिंग हो जाएगा। कॉन्टूर मैंने आपको समझा दिया, जहाँ पे हम शेल्टर बेल्ट्स का यूज़ करते हैं। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए कि मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है, मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है, और मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है, और मिक्स्ड एग्रीकल्चर, ठीक है, या फिर मिक्स्ड कल्टीवेशन। ये फिर क्या, मिक्स्ड एग्रीकल्चर या फिर मिक्स्ड कल्टीवेशन क्या होता है। तो याद रखना, मिक्स्ड फार्मिंग जब मैं वर्ड बोलता हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि आप एग्रीकल्चर भी कर रहे हो, आप गेहूँ, चावल, ये सब अनाज वगैरह सब उगा रहे हो, प्लस इसके अलावा आप लाइव स्टॉक भी देख रहे हो। लाइव स्टॉक मतलब गाय भैंस भी पाल रहे हो, उसको बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड एग्रीकल्चर, मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब होता है कि आप एक ज़मीन पे मल्टीपल क्रॉप्स उगा रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज मिक्स्ड क्रॉपिंग। और मिक्स्ड फार्मिंग होता है एग्रीकल्चर के साथ आप लाइव स्टॉक भी मैनेज कर रहे हो, गाय भैंस बकरियां ये सब, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। आई थिंक और इसमें क्या हो सकता है, बेयर ग्राउंड, सॉइल मॉइस्चर, कॉन्टूर, मल्चिंग। चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड इन द नेशनल इनकम टू ऑब्टेन पर्सनल इनकम ऑफ द हाउस होल्ड। निम्नलिखित में से किसे परिवारों की व्यक्तिगत आय प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है। नेट इंटरेस्ट पेमेंट, कॉर्पोरेट टैक्स, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स या फिर ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट्स एंड फर्म्स। तो कल हम लोगों ने देखा था सब कुछ किसके बारे में, नेशनल इनकम के बारे में। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था जीडीपी के बारे में, हम लोगों ने पढ़ा था एनडीपी के बारे में, फिर हमने पढ़ा था ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसको हमने कैसे पढ़ा था कि जितना भी, मतलब सिंपल ये पढ़ा था कि अगर इसमें हम डिप्रिसिएशन घटा देंगे, ठीक है, जीडीपी में, तो एनडीपी मिल जाएगा। और जीडीपी क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। अगर हमें सिर्फ नेशनल्स की लेंगे, जो इंडियंस हैं वो कितना गुड्स और सर्विसेज से वैल्यू दे रहे हैं, कमा रहे हैं, उसको हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं। और उसमें से अगर हम अगेन डेप्रिसिएशन घटा देंगे तो हमें नेट वाला मिल जाता है। अच्छा, अगर हमें जीडीपी से अगर हमें जीएनपी चाहिए तो मतलब इसमें हम क्या कर देंगे, इसमें हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये चीज़ याद रखिएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ देंगे। मतलब क्या होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वही सेम चीज़ तो हुई कि यहाँ पे फॉरेन से, अब्रॉड से कितने लोग हैं हमारे इंडियंस जो हमें कमा के दे रहे हैं, माइनस
कितने यहाँ पे हमारे भारत में रह रहे हैं जो विदेशी हैं, जो यहाँ से कमा के बाहर भेज रहे हैं, उसको कर दीजिए तो जीडीपी से जीएनपी तो मिल जाएगा, सिंपल। तो ये चीज़ याद रखिएगा, अगर कभी पूछ ले कि जीडीपी से अगर नेट फैक्टर इनकम कॉस्ट फ्रॉम अब्रॉड घटा दें तो क्या मिल जाएगा, जीएनपी मिल जाएगा। इसी और क्योंकि हमारा नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस में रहता है, माइनस में क्योंकि हमारे यहाँ पे जो फॉरेनर्स हैं वो ज़्यादा कमा के भेज रहे हैं जितना कि हमारे बाहर वाले कमा के अंदर भेज रहे हैं। तो इसी वजह से जो इंडिया का जीडीपी होता है वो जीएनपी से ज़्यादा होता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अभी अगर हम बात करें कि अगर हमें पर्सनल इनकम चाहिए नेशनल इनकम से, तो हमें कैसे कैलकुलेट करना है, क्या हमें उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो देखो एक तो है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई गुड्स, देखो नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, वही गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी बंदा इस जीवन में पैसा कमा रहा है तो या तो वो सामान बेच रहा होगा या सर्विसेज, चोरी वोरी छोड़ दीजिए, ठीक है, वो सारी चीज़ें नहीं डिस्कस करेंगे। या तो वो कोई सामान बेच रहा होगा गुड्स या सर्विसेज। जैसे तुम्हारी एसएससी में जॉब लग जाएगी तो तुम क्या सेल करोगे, सर्विसेज सेल कर रहे हो जिसका बदले तुम्हें पैसा मिल रहा है। क्लियर है चीज़। कोई चीज़ आप स्मार्टफोन खरीदते हो तो कोई वो सामान बेच रहा है जिससे आपको पैसा मिल रहा है। तो या तो, और बाकी भी कुछ लोग धंधे करते हैं ना, 15,000 रुपये दो, ठीक है, कुछ लोग करते हैं ना 15,000 रुपये दो, बर्तन ले लो, फिर ऐसे ही चेन बनाते चलते हैं और ऐसे ही हम लोग का पैसा आता चलेगा। तो वो भी एक तरह से खैर जो भी कर रहे हैं, लेकिन बेच तो गुड्स ही रहे ना। तो नेशनल इनकम बराबर हो गई हमारी पर्सनल इनकम। लेकिन कुछ ऐसी इनकम होती है जो, जैसे मेरे बैंक अकाउंट में, जैसे मान लेते हैं कि कोई गांव का एक बंदा है, ठीक है, उसके बैंक अकाउंट में एक तो उसने कोई कहीं पे जॉब करता है कहीं पे, तो 10,000 रुपये महीने में आए, प्लस उसको गवर्नमेंट सब्सिडी के तहत भी उसको कुछ रुपए मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कई हमारी गवर्नमेंट होती हैं, मैं सुनता रहता हूँ 1,000 रुपये दे रहे हैं, जैसे मध्य प्रदेश में महिलाओं को 1,000 रुपये सबको, ठीक है, 1,000 रुपीज़। तो 1,000 रुपये क्या उन्होंने अर्न किए क्या उन्होंने, अर्न नहीं किए उन्होंने, लेकिन क्या उनकी इनकम है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि 1,000 रुपये वो स्पेंड कर सकते हैं, 1,000 रुपये वो उनके 1,000 रुपये हैं, ठीक है, उन्होंने अर्न नहीं किया, लेकिन है तो उन्हीं का ना, गवर्नमेंट ने दिया है, लेकिन है तो उन्हीं का ना, बिल्कुल उसको स्पेंड कर सकते हैं। तो अगर आप नेशनल इनकम में विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड टू द नेशनल इनकम टू ऑब्टेन पर्सनल इनकम, तो अगर आप नेशनल इनकम में ट्रांसफर पेमेंट्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ फर्म्स यहाँ पे इंक्लूड कर देते हो तो आपको पर्सनल इनकम मिल जाती है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 17th, विच 5 ईयर प्लान, हो 5 ईयर प्लान तो हम लोगों ने कितनी बार पढ़ा है, कितनी बार 5 ईयर प्लान पढ़ा हम लोगों ने ना। तो 5 ईयर प्लान कौन सा है जिसमें फोकस था गरीबी हटाओ का। बहुत आसानी से आप आंसर दे सकते हैं कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ, रोजगार के अवसर पैदा करने, अन्य उद्देश्यों के साथ कृषि उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया गया था। द कीवर्ड हेयर इज गरीबी हटाओ का क्या आंसर होगा 5th। कितनी बार कर चुके हैं सर, और फिर से रिवाइज करते हैं, आंखें बंद करिए सभी लोग अपनी अपनी, ठीक है। फर्स्ट वाले में क्या पढ़ा था, फर्स्ट में ये पढ़ा था एग्रीकल्चर पे फोकस था, हैराडोमर मॉडल पे बेस्ड था। सेकंड में क्या पढ़ा था, हैवी इंडस्ट्रीज़ पे बेस्ड था, पीसी महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड था, हैवी इंडस्ट्री सेटअप हुई थी भिलाई, राउरकेला और आपकी दुर्गापुर, ठीक है। थर्ड वाले पे बोकारो सेटअप हुई थी, बोकारो में स्टील प्लांट सेटअप हुआ था। थर्ड वाला गडगिल इसको गडगिल योजना के नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा इस चीज़ को कि तीसरे वाले को गडगिल योजना बोला जाता है, लेकिन चौथा 5 ईयर प्लान गडगिल फार्मूले पे बेस्ड था, ये चीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा। जो चौथा वाला था वो गडगिल फार्मूला पे बेस्ड था, ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे कंफ्यूज कर सकता है आपको। और जो तीसरे वाले को गडगिल योजना बोलते हैं, ठीक है। तीसरा वाला बहुत भयंकर रूप से फेल हुआ। टारगेट था 5.6% ग्रोथ अचीव करने का, अचीव 2.8% कर पाए, आधा। इसी वजह से क्या ले लिया हमने, हॉलीडे प्लान हॉलीडे ले लिया, ब्रेक ले लिया 3 साल का। 66 में ख़त्म हुआ तीसरा वाला, 69 तक ब्रेक ले लिया। चौथे में हमारा फोकस था सेल्फ रिलायंस, आत्मशक्ति, सेल्फ रिलायंस हमारा फोकस था, ठीक है, सेल्फ रिलायंस। 5वें में गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी के टाइम पे था और 20 पॉइंट प्रोग्राम उन्होंने दिया था कैसे कैसे गरीबी हटाएंगे। उसके बाद हमने क्या पढ़ना है, 8वां वाला। 8वें वाले मैंने आपको तुम्हें क्या बताया था, 8वें वाले मैंने 2 चीज़ें याद करवाई थी। एक तो है इंडिकेटिव प्लानिंग, याद रखना, इंडिकेटिव प्लानिंग तुम्हें याद करवाया था, ठीक है, ये लिखवाया था तुम्हें मैंने। और एक चीज़ और लिखवाई होगी, याद करो, मैंने आपको याद करवाया था, नहीं अगर याद करवाया था नहीं लिखवाया था तो इस चीज़ को लिख लो, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी इसमें, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी 8वें में, ये बताया था। उसके बाद मैंने आपको, अच्छा 6ठे में आपको एक चीज़ याद रखनी है, छठे वाले को रोलिंग प्लान के नाम से जानते हैं। रोलिंग कैसे, जैसे एक बॉल को रोल कर दो तो रोल करती रहती है, वैसे ही मतलब कि अब आगे हमको ज़्यादा वो नहीं करना है, इसी प्लान पे आगे बढ़ना है, ठीक है, बार बार अपने उद्देश्य चेंज नहीं करने। तो छठे वाले को रोलिंग प्लान के नाम से जाना गया। 8वां बता दिया। और आखिरी वाला कौन था, 12वां। 11वां फोकस था इंक्लूसिव ग्रोथ पे, ठीक है, सामूहिक सबकी ग्रोथ होनी चाहिए। और 12वां था इंक्लूसिव प्लस सस्टेनेबल ग्रोथ। ये चीज़ें आपको नहीं भूलनी है। 12वां वाला ही आखिरी था, 2 साल चल पाया, उसके बाद ख़त्म हो गया। क्यों, क्योंकि नीति आयोग आ गया 1 जनवरी 2015 को, ठीक है, जिसका चेयरमैन होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वाइस चेयरपर्सन सुमन केबेरी हैं, और CEO कौन है, BVR सुब्रमण्यम,
ठीक है। इसकी गवर्निंग काउंसिल में सारे चीफ मिनिस्टर्स होते हैं। ख़त्म, आगे बढ़ते हैं। और नीति आयोग एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी होती है? वो बॉडी ना तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, ना तो वो किसी एक कानून के तहत बनी हुई है। वो सरकार ने, गवर्नमेंट ने, वो एग्जीक्यूटिव ने बना दी है। अगर कोई चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जैसे यूपीएससी, कैग, इलेक्शन कमीशन, अटॉर्नी जनरल। अगर वो लॉ के थ्रू बनी है, लॉ के थ्रू, जैसे अगर मैं बात करूँ सीवीसी हो गई, लॉ के थ्रू बनी है, ठीक है। आपकी एनएचआरसी हो गई, लॉ के थ्रू बनी है। तो अगर जो लॉ के थ्रू बनती है, जिनको लेजिस्लेचर बनाता है, जिनको विधायिका बनाती है, तो वो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ कहलाती हैं। जो एग्जीक्यूटिव बनाता है उनको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के संबंध में सही कथन का पहचान करें। अगेन आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, सब कुछ मैं बता चुका हूँ। सैचुरेटेड क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं इसको। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में क्या, पहले तो आप इसको अटेम्प्ट करिए, ऐसा नहीं कि पहले सुन लेंगे तब अटेम्प्ट करेंगे, फिर मतलब क्या रहा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जो हाइड्रोकार्बन्स है, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है, उन कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। सब कुछ पढ़ाया था तुम्हें कि कार्बन कार्बन अगर बॉन्डिंग होती है लंबी चेन, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिकॉल करो जल्दी से। तो हाइड्रोकार्बन्स दो तरह के होते हैं, एक तो सैचुरेटेड होते हैं, एक क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। बताए थे सैचुरेटेड क्या होते हैं, जिनमें कि सिंगल बॉन्ड होता है, जैसे कि अल्केन्स, जैसे कि एल्केन्स। अनसैचुरेटेड में दो तरह के होते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड वाले क्या होते हैं, एल्कीन कहलाते हैं। ट्रिपल बॉन्ड वाले क्या कहलाते हैं, एल्काइन कहलाते हैं, ठीक है। एल्केन की अगर बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2 इसका जनरल फॉर्मूला होता है। ये किस फ्लेम से बर्न करता है ये भी बताए थे। बताओ, जो सैचुरेटेड वाले हैं वो किस फ्लेम से बर्न करते हैं, क्लियर फ्लेम निकलती है इसमें, बिल्कुल क्लियर। और जो अनसैचुरेटेड वाले होते हैं वो पीली, येलो फ्लेम से बर्न करते हैं, बताए थे। एल्कीन एक है आपका एथिलीन, ये एक नेचुरल हार्मोन होता है जो फलों के पकने में मदद करता है। जब ये निकलती है तो इससे फलों को पकने में मदद मिलती है। अगर आपसे पूछ ले कि विच गैस इज़ यूज्ड फॉर फ्रूट राइपनिंग, ये आर्टिफिशियल तौर से भी पकाने के लिए यूज़ की जाती है गैस, यूज फॉर फ्रूट राइपनिंग, कौन सी हो जाएगी, हो जाएगी इथाइलिन। एल्काइन का एक एग्जाम्पल आपका एसिटिलीन। एसिटिलीन को हम यूज़ करते हैं कहाँ पे, वेल्डिंग वगैरह करने में, ठीक। और इसको हम बोलते हैं कैटिनेशन। ये सारा कुछ मैंने आपको चीज़ें बताई थी। आंसर क्या हो जाएगा, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स बिटवीन देयर कार्बन एटम आर कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड। ये आपका सही होगा। बाकी के सारे ऑप्शन फर्जी हैं। कंपाउंड ऑफ कार्बन्स हैविंग अ डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन देयर, हाइड्रोजन एटम के बीच में कभी डबल बॉन्ड हो ही नहीं सकता है, ठीक है। कैसे हो सकता है, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है। कंपाउंड ऑफ कार्बन हैविंग अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन देयर ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन है ही कहाँ यहाँ पे, ठीक है। CnH2n में ऑक्सीजन कहीं दिखा। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन देयर कार्बन एटम आर, तो इनको हम सैचुरेटेड बोलते हैं, ना कि अनसैचुरेटेड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हुज बर्थडे सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। किसके जन्मदिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद जी। बताइए, सबको पता है कि किसका जन्मदिन को मनाते हैं, महात्मा गांधी जी का, जो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, 1869 को। इसी दिन को जो है यूनाइटेड नेशन ने बोला था कि इसको हम ऑब्जर्व करेंगे, इसको हम ऑब्जर्व करेंगे किस तरह से, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे के रूप में, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कब होता है, 23 जनवरी को। किस रूप में मनाते हैं, पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। पराक्रम दिवस के रूप में इनको सेलिब्रेट करते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, इनको हम किस नाम से, एक तो देखो नेताजी के नाम से जानते हैं, और एक इनका नाम था देश नायक। कोई बताएगा देश नायक, एक बार सवाल पूछा था इसी में, देश नायक इनको किसने बोला था, ठीक है। और इनका जन्म कब हुआ था, 23 जनवरी 1897 को। और 1897 में ही स्वामी विवेकानंद जी ने बेलूर मठ में ही, बेलूर मठ उसी कोलकाता में जहाँ इनका जन्म हुआ था बोस जी का, वहीं पे बेलूर मठ में ही इन्होंने स्थापना करी थी रामकृष्ण मिशन की। किसकी स्थापना करी थी, रामकृष्ण मिशन की। 1 मई 1897 रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी इन्होंने अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के नाम पे। इनका जन्म कब होता है, किस रूप में मनाते हैं, 12 जनवरी को होता है, 12 जनवरी को। और नेशनल यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इंटरनेशनल यूथ डे कब सेलिब्रेट करते हैं, जरा बताइए। ये भी 12 तारीख को ही करते हैं, किस महीने करते हैं आपको बताना है, ठीक है। देश नायक इनको बोला था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बोला था। देश नायक से मुझे मूक नायक भी याद आ रहा है, मूक नायक।
मूक नायक ये किसने लिखी थी किताब, याद रखा है मूक नायक किसकी पत्रिका थी, तो ये थी हमारी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। वही भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला था, वही भीमराव अम्बेडकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के हमारे चेयरमैन थे, और वही भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने डीपीएसपी को नोवेल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला था। इन्होंने क्या बोला था, नोवेल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने ही महद सत्याग्रह चलाया था 1927 में, महद सत्याग्रह। मनुस्मृति भी इन्होंने जलाई थी, ठीक है। अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ था, एक ज्ञापन साइन हुआ था, उसको बोलते हैं 1932 में पूना पैक्ट साइन हुआ था। क्या साइन हुआ था, पूना पैक्ट, यरवदा जेल पूना में साइन हुआ था। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। पहले तो ये चीज़ समझ गए। और नेहरू जी को तो आप जानते हैं 14 नवंबर है ना, चिल्ड्रंस डे मनाते हैं, बच्चों वाला दिवस। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ रिसीव्ड द साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 का साहित्य अकादमी अवार्ड जो है अभी हाल ही में किसको मिला है, ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। जल्दी से ऑप्शन हैं आपके, बद्री नारायण, ये हिंदी में पूछ रहा है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारी भाषाओं में मिलते हैं, आपको भी पता है। तो ये आपका है कि बद्री नारायण, अनुराधा रॉय, जनार्दन प्रसाद या फिर एम राजेंद्रन। तो भाई एम राजेंद्रन को तो मिला है तमिल में काला पानी के लिए। किसके लिए मिला है, काला पानी के लिए मिला है, ठीक है, काला पानी। इनको मिला है संस्कृत में, इनको मिला है जनार्दन प्रसाद को संस्कृत में मिला है, ठीक है। अनुराधा रॉय को इंग्लिश में मिला है। किताब है इनकी, नॉवेल है, वो कौन सी है कि द लाइव्स वी हैव नॉट लिव्ड एट ऑल, द लाइव्स वी हैव नॉट लिव्ड एट ऑल, इस किताब के लिए मिला है अनुराधा रॉय को इंग्लिश में। बद्री नारायण इसका सही आंसर होगा। ये है कौन सी इनकी नॉवेल है, कौन सी है, एक सेकेंड, तुमड़ी के शब्द, हाँ तुमड़ी के शब्द, ठीक है, तुमड़ी के शब्द के लिए इनको मिला है बद्री नारायण जी को हिंदी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही आंसर होगा। खत्म आज का सेशन। आज आपके लिए क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन ऑफ द डे, कि कल वाला तो यार मुझे याद ही नहीं कौन सा मैंने पूछा था, खैर क्वेश्चन ऑफ द डे, बाकी तो आप लोग सही आंसर देते हैं, मैं देखता हूँ, ठीक है। अगर कोई गलत देता है तो मैं वैसे कोशिश करता हूँ कि मैं करेक्ट कर दूँ कमेंट सेक्शन में। तो हु हैज़ रिसीव्ड फ्रेंच शेवलियर अवार्ड, फ्रेंच शेवलियर अवार्ड 2022 किसको मिला है, ये एक हिंट देता हूँ, आर्ट से ही बिलोंग करती हैं, ठीक है, और इनका नाम ए से चालू होता है। बाकी ये तो खैर कोई इतना बड़ा हिंट हुआ नहीं, लेकिन फिर भी आप बताइए किसको मिला था। ये आपका है क्वेश्चन ऑफ द डे, फ्रेंच शेवलियर अवार्ड, ठीक है। चलिए, तो आज का हमारा सेशन यहाँ पे होता है ख़त्म। बाकी आज हम लोग का वीक भी ख़त्म होता है, आपके लिए टाइम है कि आप चीज़ों को रिवाइज़ करें 2 दिन के अंदर, ठीक है। बाकी हम लोग मिलते हैं मंडे को इस सीरीज़ के साथ, बाकी तो संडे को करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे। बाकी अगेन अगर आप सीरियस स्टूडेंट है तो अप्लाई कर दिया करें, बिकॉज मेरे लिए वही एक इंडिकेटर है कि हाँ इतने सारे स्टूडेंट जो हैं भाई सीरियसली हैं जो वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं। बाकी तो यार आपको चीज़ें हेल्प कर ही रही होंगी। अगर कोई चीज़ ऐड करनी हो या फिर कोई चीज़ और अगर आपका सजेशन हो तो बिल्कुल वो पूरी तरह से वेलकम है। कमेंट सेक्शन में चीज़ें बता सकते हैं अगर कोई भी आपका सजेशन है तो। थैंक यू।